हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। देख भाई, सर्कुलर मोशन एक्चुअल में तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक काइनेमेटिक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चलता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन ये सब समझते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। बस आपने देखा सवाल कैसा आता है। सर कभी सिंपल एंगुलर स्पीड पे पूछ लेता है, या कभी सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेशन पूछ लेता है, तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये देख के हो जाता है। कभी सिर्फ एंगुलर पैरामीटर पे बेस सवाल पूछेगा, कभी लीनियर पैरामीटर पे बेस सवाल पूछेगा। तो वहां पे दोनों मोशन हो रहे हैं, मतलब मोशन सर्कुलर पाथ है, दोनों पैरामीटर अलग अलग होता है। तो उसको बड़े शांति से एक बार तुम समझ लो ना। सवाल पढ़ने जाओ तो कोई एक ही चीज आपसे पूछता है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आप सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। बस इतना पता होना चाहिए एंगुलर पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन, लीनियर एंगुलर पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कुछ है ही नहीं। यूनिफॉर्म मतलब वहां पे स्पीड कांस्टेंट, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर वी आर होता है किसी इंस्टेंट पे, और एवरेज होता है वी स्क्वायर वी आर साइन थीटा बाई 2 थीटा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल दोनों आएगा। टेंजेंशियल आएगा रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से, स्पीड को डिफरेंशिएट करके, जिसको हम एटी बराबर अल्फा भी कह सकते हैं, और सेंट्रीपिटल होगा वी स्क्वायर वी आर। मतलब आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन का दूसरा पार्ट। आज का जो हमारा गोल होगा सर्कुलर डायनेमिक्स, ये उससे भी आसान है। और इसमें डायरेक्ट आपको कंसेप्ट समझना है। 80% सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 20% थोड़ा दिमाग लगा। लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसमें पढ़ना है आपको सर्कुलर डायनेमिक्स मतलब कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। और तीसरा पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें एनर्जी से एनालिसिस करते हैं, वो अलग है। तो सर्कुलर डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन ढूंढते हैं कि सर्कुलर मोशन करा कौन रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब हम सर्कुलर डायनेमिक्स में हम ये बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अब उसी फोर्स की रिक्वायरमेंट पे पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी, और नीट और जेई के सारे सवाल। अब यहाँ पे एंगुलर फोर्स नहीं देखते, हम रोटेशनल मोशन में जाते हैं तब टॉर्क वर्क देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को ढूंढ के और उसी पे पीएचडी। ठीक है, उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, इसको आराम से पढ़िए स्क्रीन पॉज करके, और स्टेटमेंट 2 को आराम से पढ़िए स्क्रीन पॉज करके, और ट्रू फॉल्स बताना है। दोनों स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीन पॉज करिए। चलिए बताइए, देखिए आपने स्क्रीन पॉज करके एनालिसिस कर लिया होगा, तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब रफ्तार नहीं बढ़ रही, स्पीड कांस्टेंट। इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक फिक्स लाइन पे चल रहा है। तो ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो गया। स्पीड भी कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट। वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो क्या कह सकते हो कि तो वेलोसिटी कांस्टेंट है सर? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या पूछा वो तो पर पहले। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही से शुरू हुआ था। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यही से शुरू हुआ था। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है? कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन जीरो, तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही लगना चाहिए। और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, जियो जिंदगी। तो मजा आ गया। यस, अब दूसरा पढ़िए, दूसरा पढ़िए, इसमें बताइए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहां भी रफ्तार चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन सर्कुलर पाथ है। सर कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यहां पे स्पीड भले ही आपकी कांस्टेंट है, लेकिन क्या डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है? हाँ, तो वेलोसिटी सर वेरिएबल हो जाएगी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। भले ही यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, किसी इंस्टेंट पे वी स्पीड वी है तो वी स्क्वायर वी आर आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन तो होगा। हाँ, तो फोर्स इस पर लगना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? देन नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। फॉल्स हो गया। अगर किसी ने इसको सही प्रूव किया तो एमआर स्कैम में आप फंस चुके। क्यों फॉल्स है? अगर ऑब्जेक्ट मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही आपको पूरे केसेस में पढ़ना है। डेथ वेल प्रॉब्लम, कॉइन डिस्क प्रॉब्लम, मोशन ऑफ अ कार, बेंडिंग ऑफ साइकिल, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर। अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास का है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट, उस इंस्टेंट पे क्या इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ वी स्क्वायर वी आर होगा? क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो 80 होगा नहीं। अगर 80 नहीं है तो जो नेट एक्सीलरेशन है वो आपका AC के बराबर होगा, और वो होगा वी स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत? सर इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते। हाँ लिख ले, लिख ले, यही लिख ले, पहले लिख ही ले। वी स्क्वायर बाई आर लिख, या ओमेगा स्क्वायर आर लिख। बी बराबर आर ओमेगा से कन्वर्ट होके आ जाता है। ठीक है, अब मान लो मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है और वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट होते हुए चल रहा है, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा?
जैसे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी बदल रही है, तो अच्छा इस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो कोई ना कोई इस पर आगे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास है इसका 3 और एक्सेलरेशन है आपका, सॉरी मास है इसका 4, एक्सेलरेशन है 3, तो ये 12 न्यूटन का फोर्स है। अब मुझे ये बताओ कि क्या m इंटू ए को जो मल्टीप्लाई किया ये फोर्स है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है? ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और a एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसको m इंटू ए करने से उतना फोर्स उस पर लगना चाहिए। अब उतना फोर्स कोई सच में मैं रस्सी बांध के इतने फोर्स से खींचूंगा तब तो चलेगा। मान लो रस्सी बांध के मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 10 न्यूटन की फोर्स की वजह से 10/4 2.5 का एक्सेलरेशन है। मतलब ये कोई रियल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। m इंटू ए फोर्स होता है कि कोई f फोर्स होता है जो m इंटू ए के रिक्वायरमेंट के बराबर उसमें अप्लाई होता है। सर m इंटू ए तो एक मास m क्या है? मास है ना, मास है। कोई ऑब्जेक्ट m मास का a एक्सेलरेशन चल रहा है तो उस पर ma के बराबर फोर्स लगना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से सोचो, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ m मास का, और वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। m मास का ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से जिधर चल रहा होगा उसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, क्या इसका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स चाहिए? मास m एक्सेलरेशन तुम्हारा v स्क्वायर, इतना फोर्स चाहिए। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे देते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई एक्चुअल फोर्स लग के अप्लाई करेगा। हाँ, तो यहां पर रस्सी बंधा होगा, उस रस्सी का जो टेंशन होगा ना, वो टेंशन इसको m इंटू ए के बराबर रिक्वायरमेंट पूरा करके। जैसे अर्थ सन के अराउंड चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूमता हुआ दिख रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा इसी, और अगर एक्सेलरेशन है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर उस पर फोर्स लगना चाहिए। अब वो फोर्स कौन देगा? m इंटू एसी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, वो फोर्स कौन देगा? तो कोई भी रियल फोर्स वहां पे लग रहा होगा। जैसे अर्थ को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रिक्वायरमेंट पूरा करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को एटम में घुमाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे आप देखते हो ना कि रस्सी से बांध के एक बॉल को सर्कुलर पाथ में से घुमाते हैं, तो हमें रस्सी में लगने वाला टेंशन फोर्स उस m इंटू ए की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। m इज फोर्स या m इज रिक्वायरमेंट? जल्दी से कमेंट करके बताओ ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम सीख गए। बताओ, m इंटू ए इज फोर्स और रिक्वायरमेंट? सर m इंटू ए इज द रिक्वायरमेंट, जहां पे m इंटू सर्कुलर पाथ में ac हो जाएगा। जैसे लीनियर पाथ में m इंटू ए, सर्कुलर मोशन में यही m इंटू ए को हम m इंटू ac बोलेंगे, जहां पे मास m इंटू v स्क्वायर वी आर। तो m v स्क्वायर वी आर इज a force और रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स? रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। वही यहां देखो लिखा है सर्कुलर डायनेमिक्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट अ फोर्स। समझिए, m इंटू ए फोर्स नहीं होता, तो m इंटू ac की वैल्यू m v स्क्वायर वी आर फोर्स नहीं है। m into a is not a force. M into a is the requirement of force. It is a requirement of force. The centripetal force not a force. This is a requirement of force. M into AC to move the object on a circular path. And that is requirement of force को हम centripetal force बोलते हैं. Net required force toward the center of circular path. और ये requirement कोई ना कोई real force provide करेगा. This requirement कितनी requirement है? MB square BR. MB square BR can be fulfilled by any real force. Example, tension, gravitation, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे फोर्स इसकी रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। ये सारे फोर्स उस रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो अब देखो यहां पर मान लो कि मैंने रस्सी बांधा, हाँ सर, रस्सी का लेंथ L है, यहां पे बांध दिया, m मास का ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहा है। ठीक है सर, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब मैं बेटा ग्राउंड से बैठ के देख रहा हूं, तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ देखे तो ये सोचो कि उस पर एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो सेंटर की तरफ इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जिसकी वैल्यू है mb स्क्वायर br। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में देखे घूमते हुए, तो सीधा पकड़ो mb स्क्वायर br और उस mb स्क्वायर br को सेंटर की तरफ रिक्वायरमेंट मान लो, और वो रिक्वायरमेंट नेट फोर्स सेंटर की तरफ देखो कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। खत्म, ये खत्म। तो इतना आसान, हाँ, लेकिन ये है किसी इंस्टेंट पर ये चल रहा था। अब एवरेज सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट भी होता है।
AC एवरेज, AC एवरेज क्या होगा सर, M एवरेज एक्सीलरेशन V स्क्वायर वी आर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये है एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट को ए से किसी पॉइंट बी तक थीटा एंगल में घुमाने के लिए एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा होगा। और इस पर नीट में सवाल आया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट, मैं आपको करके दिखाता हूं, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 120 डिग्री के एंगल ट्रेवल किया है, तो बताइए उस पर एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा होगा। एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स, सर एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप बोले फोर्स ही नहीं होता, हाँ फोर्स नहीं होता, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो बताओ कितना फोर्स लगा होगा, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट रही होगी उतना ही लगा होगा। तो क्या करोगे बोलो, मास कितना है, मास एम, स्पीड है वी, तो बोलोगे एम बी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा, थीटा कितना 120, 120 मतलब 2π/3, तो 2π/3 बटा 2 डिवाइडेड बाई 2π/3 बटा 2। अभी सॉल्व कर लो, खत्म हो गया। सोचो, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलते हुए, जैसे मान लो लेंथ एल है, v स्पीड से चल रहा है, तो इसका एक रिक्वायरमेंट होगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एम बी स्क्वायर बाई एल, एल तुम्हारा रेडियस है, और वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो भी रियल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू निकाल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वही एम बी स्क्वायर बाई एल के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो समझ गया। अब बात आती है कि सर कभी आप ना एमबी स्क्वायर वी आर रिक्वायरमेंट अंदर लगा देते हो, कभी एमबी स्क्वायर वी आर फोर्स बाहर लगा देते हो, वो नहीं समझ में आता। वो समझ में आएगा यहां पर, देखिए एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, अच्छा ग्राउंड पे बिठाया था, ठीक है ग्राउंड पे बिठाया, तो ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अब मैंने बोला कि ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द रोटेटिंग फ्रेम इटसेल्फ। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एम मास का सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, रेडियस एल है, सेंटर ए, इसी पे मैं रामलाल को बिठा दूं, है कहां लटका दियो, रामलाल का जान हलक में आ जाएगा। अब ये मासलेस रामलाल है, मतलब इसका मास कंसीडर मत करना, ये यहां पर बैठा हुआ है, और जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा था उसी पर बैठ गया। अगर रामलाल उस पर बैठ गया तो रामलाल के एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया। सर कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है एसी, तो रामलाल का भी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा एसी, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जैसे कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है तो क्या लगाता है, स्यूडो फोर्स। किधर लगाता है, तो जिधर एक्सीलरेशन है रामलाल का उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे तो रामलाल बोलेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ m इंटू ए, और जितना फ्रेम का एक्सीलरेशन उतना ही रामलाल का होगा। तो क्या बोलेगा ये सर, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट। रामलाल ऑब्जेक्ट पर बैठ के ऑब्जेक्ट की एफबीडी बना रहे, तो मैंने बोला था लिफ्ट में बैठ के लिफ्ट के अंदर वाले ऑब्जेक्ट की एफबीडी बना सकता है। तो रामलाल सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर बैठ गया, तो रामलाल जैसे ही बैठा तो रामलाल उसको नॉन यूनिवर्सल फ्रेम मान लिया, और नॉन यूनिवर्सल फ्रेम एक्सीलरेटेड होता है, तो जिधर फ्रेम का एक्सीलरेशन है, फ्रेम का एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, स्यूडो फोर्स। तो सर ये स्यूडो फोर्स होता है, हाँ ये स्यूडो फोर्स है ना, रामलाल एक्सीलरेटेड होने की वजह से स्यूडो फोर्स लगाए, रामलाल एक्सीलरेटेड होने की वजह से स्यूडो फोर्स लगाए, जिसकी वैल्यू एमबी स्क्वायर बी आर। अब इस स्यूडो फोर्स की वजह से रामलाल ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाए, ठीक है। रामलाल क्या इस पर टेंशन भी लगाएगा, हाँ टेंशन भी लगाएगा। अब रामलाल इसको चलता हुआ मानेगा कि रेस्ट मानेगा, रामलाल बोलेगा कि मैं जहां बैठ जाता हूं तो रेस्ट पे होता है, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रामलाल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हाँ सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो जितना अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगा टी, उतना ही बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आर, नेट फोर्स सेंटर पे ऑब्जेक्ट पर क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सर एक मिनट, आप ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, हम ग्राउंड से बैठ के देखे, तब हमने बोला था कि एक ही टेंशन ही लग रहा है बस, हाँ टेंशन ही लग रहा है बस, तो ये टेंशन फोर्स ही इसके रिक्वायरमेंट m इंटू एसी को फुलफिल करेगा। हाँ तो बताओ सेंटर की तरफ नेट फोर्स सर टी, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वी स्क्वायर वी एल, तो ये इक्वेशन मेरा है। और ग्राउंड से हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखा था, सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पर बैठ जाऊं तो यही ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखेगा, यही ऑब्जेक्ट मुझे रेस्ट में दिखेगा, और इस पर मैं स्यूडो फोर्स बाहर लगाऊंगा
तो बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स mv²br और पीछे की तरफ टी से वाला इससे स्यूडो फोर्स है कि सेंट्रीफ्यूगल है? इसको सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं क्योंकि स्पेशल तरह का स्यूडो फोर्स है, रोटेटिंग फ्रेम की वजह से स्यूडो फोर्स है ये, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको हम बोल देते हैं। रोटेटिंग फ्रेम की वजह से जो स्यूडो फोर्स आता है ना, रोटेटिंग फ्रेम की वजह से जो स्यूडो फोर्स आता है ना, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोल देते हैं, लेकिन है ये स्यूडो फोर्स। अच्छा, तो सर यहां से क्यों नहीं लगा स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ? क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठे हैं, आप इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, मैं नहीं लगा सकता, नहीं। तो सर इनर्शियल फ्रेम से हमने क्या लगाया है? इनर्शियल फ्रेम से हमने टेंशन लगाया बस, और वो टेंशन फोर्स इस एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट को फोर्स देगा एक्सेलरेट करने के लिए, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन किया हमने। तो ग्राउंड से बैठा है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है m इंटू ए के बराबर, वो टेंशन फुलफिल कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पर तुम बैठ गए तो ऑब्जेक्ट तुमको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं है, रेस्ट में है। आपने उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया क्योंकि आप एक्सीलरेटेड फ्रेम है, अंदर की तरफ फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स बैलेंस हो, तो दोनों फ्रेम से टेंशन सेम आया कि अलग आया? सर सेम आया। तो सर इससे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब हम लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, तो एक इधर 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 तुमको ना असल में फील से ये बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फर्क क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फोर्स है? नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है जो रियल फोर्स प्रोवाइड करेगा जब हमें सर्कुलर पार्ट पे ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फोर्स है? नहीं, वो स्यूडो फोर्स है, लेकिन वो तभी लगेगा जब तुम उसी ऑब्जेक्ट पर बैठ जाओगे जहां पर जिसका एफबीडी बना रहे हो, जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसी पे बैठ जाओ। अब एक बात बताओ, तुमको दोनों फ्रेम से सवाल सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं, तुम सवाल तो किसी एक ही फ्रेम से करोगे। हाँ सर, तो अगर तुम बाहर बैठ के देख रहे हो तो लगाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट, और अंदर बैठ के देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैंने एक सवाल पूछा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन एक्ट साइमल्टेनियसली, किसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साथ लग सकता है? बच्चा कहता है यस सर, क्यों नहीं लग सकता, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत हमको होती है, अंदर की तरफ लगना चाहिए कोई रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर होता है। ये अगर तू भी सोच रहा है तो गधा है, एमआर स्कैम हो गया तेरे साथ। क्या एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है जो ग्राउंड फ्रेम से आप देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं। आप ग्राउंड पे होंगे या रोटेटिंग फ्रेम पे होंगे, दोनों जगह पे एक समय पे कैसे होंगे? तो दोनों जगह पे एक ही बार तो ग्राउंड से भी एफबीटी लगा लेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी देख लेगा, और तू उस पर भी बैठ जाएगा जो ऑब्जेक्ट रोटेटिंग है। नहीं सर, या तो हम ग्राउंड पे होंगे तो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट देखना। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ तो ऑब्जेक्ट तुमको रेस्ट में दिखाई देगा, तुम सेंट्रीफ्यूगल लगा के फोर्स बैलेंस कर लेना। क्या पहली बार तुम्हें इस तरीके से इसका फील आया पूरा? बोलो, कि पहली बार तुम्हें इस तरीके से इसका फील आया कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, कौन कब लगता है? याद बताओ, यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा के सॉल्व किया कि सेकंड लॉ? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ लगाया आपने। सर कैसे? सर न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट चल रहा है तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया है। कैसे? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, उस पर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए, इस पर नेट फोर्स जीरो किया है। अब बता, कौन से फ्रेम से करना आसान है और 100% दिलो दिमाग में छप गया कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या? बता, 100% सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल छप गया कि नहीं? अब तो गया, 100% समझ तो आया। अब तू सवाल कहीं एक ही जगह से तो करेगा, मैं तू अच्छा कहीं से भी कर टेंशन की वैल्यू वही आएगी, और कहीं से भी कर टेंशन की वैल्यू वही आएगी, तो किससे करना आसान होगा? बता सर, रामलाल बन के। क्यों? क्योंकि रामलाल बन के तो हमें नेट फोर्स बैलेंस करना है बस। लेकिन कई बार एग्जाम में अगर तुमसे पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ, तो तुम्हें उस सेंट्रीपिटल की फोर्स की रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ रियल फोर्स जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही पूछ रहा है तो आपको ग्राउंड पे बैठ के सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा, अगर तुमसे बोला है कि चलो यहां पे बताओ स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करना आसान है, हालांकि अभी हम दोनों से आपको करके दिखाएंगे। पहला दूसरा सवाल है ये। दूसरा सवाल है, ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूम रहा है। सर हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ये बनाया मैंने, थोड़ा सा 3D का फील है इसलिए देखिए, ये बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया, ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया, यही वाला डायग्राम ये बनाया, तुम एक ही बना लेना। ये इस पर इस सेंटर के अबाउट ऐसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे। अब देखो, ये इस लाइन पर v स्पीड चल रहा है ऐसे 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 ऐसे,
अब इसको मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ, देखो रस्सी से बांधा हुआ, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब देखो ऊपर तो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, है ना, सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर, नीचे तुम्हारा क्या लगेगा mg, तो नॉर्मल ऊपर और mg नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा फोर्स। और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ऐसे ये प्लेन है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखता हूं तो मुझे ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है v नॉट स्पीड से, तो इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है ac, तो इस पर फोर्स लगना चाहिए m v स्क्वायर बाई आर ले लिया पूरा ही मैंने, एम बी स्क्वायर भी आर तुम्हारा फोर्स हो गया, और ये फोर्स इस रस्सी में लगने वाला टेंशन देगा। और अगर मैं रामलाल को यही बिठा दूं तो रामलाल यहां बैठ के बोलेगा कि सर देखो टेंशन अंदर लग रहा है और बाहर की तरफ लग रहा है एम बी स्क्वायर बी आर, अंदर की तरफ टेंशन और बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बी आर बराबर, यहां से टेंशन और यहां से टेंशन सेम है। ये कहां से निकाला है, ग्राउंड से, और ये कहां से निकाला है, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल उसी ऑब्जेक्ट पर बैठ गए, तो रामलाल बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, चलो अब मान लो एक कार है एम मास का और v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, वो तो वही सवाल हो गया जो अभी किया हमने, इससे पहले किया था, ये चल रहा है, मान लो यहां पहुंचा और यहां पे ये एम मास का ऑब्जेक्ट v नॉट पार्ट से इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। यहां पे अगर तुम नॉर्मल निकालोगे तो सीधा बोलोगे सर नॉर्मल ऊपर और mg नीचे, ये तो बैलेंस हो जाएगा सर। यहां पे अगर मैं नॉर्मल पूछूं, तुम अगर ग्राउंड पे बैठे हो तो तुम बोलोगे कि सर यहां पे ऑब्जेक्ट मुझे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स देखोगे, इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें mg। अब बोलोगे सर इस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ, सेंटर यहां है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या है, तो ये तो ऊपर की तरफ है, ये अपोजिट है तो माइनस कर दो, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू n माइनस mg एंड दैट इज इक्वल टू m v नॉट का स्क्वायर बाई r, अगर ये r रेडियस सर्कुलर पाथ है तो तुम बोलोगे n माइनस mg, ये मेरा एक्चुअल फोर्स, देखो m मास पे कितने फोर्स लग रहे हैं ग्राउंड से बैठ के देखोगे, दो ही तो लग रहा है, नॉर्मल और mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल माइनस mg का जो डिफरेंस है वही इसको मास m और एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r दे रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू निकालो तो निकाल सकते हो कि माइनस mg उधर से लगे mg प्लस m v नॉट का होल स्क्वायर बाई r आंसर आ जाए, ये एक तरीका है। ठीक है, आपने बढ़िया से सॉल्व कर लिया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि तुम यहीं पे बैठ जाते तो, इसी पे बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ, मुंडी रामलाल का लटका दिया, और रामलाल जब एफबीडी बनाएगा, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो रामलाल वो दो फोर्स तो देखेगा ही जो एक्चुअल में नॉर्मल और एमजी लग रहा है, वो बोलेगा कि सर देखो यहां पे मैं बैठ के देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पर सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, और सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mb स्क्वायर बाई। अब मुझे ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, रामलाल तो उसी पे बैठा है तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब n बराबर mg प्लस mb स्क्वायर बाई r, ये मेरा आंसर आ जाएगा सर। बोलिए ये मेरा आंसर आ जाएगा सर, बोलिए मजा आया कि नहीं सर? अच्छा, n बराबर mg प्लस mb स्क्वायर बाई r, हाँ, ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ आपका mg प्लस mb स्क्वायर बाई r, तो बड़ा आसान लग लो मास्टर, हाँ कहाँ टफ है। अब ऊपर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब तू देख रहा था, मान ले एमआर ग्राउंड पे बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल कितना है सर, mg प्लस mb स्क्वायर भी है, और जब तू रामलाल बन के उसके अंदर बैठा है तो कितना नॉर्मल है सर, इसमें भी mg प्लस mb स्क्वायर भी है, तो नॉर्मल तो दोनों रिस्पेक्ट में सेम आ गया सर जी, और क्या पढ़ा रहा था? अच्छा, नॉर्मल तो दोनों ही रिस्पेक्ट में सेम आया। अब बता कहां से आसान था सवाल सॉल्व करना, रामलाल के रिस्पेक्ट में कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? जब तू ग्राउंड पे बैठता है तो ये देखता है कि जो भी रियल फोर्स है उसका नेट वैल्यू सेंटर की तरफ कितना है, mg माइनस n करोगे तो नीचे की तरफ नेट निकाल रहे, सेंटर की तरफ नेट निकालना तो सेंटर वाले फोर्स को तुम ज्यादा लोगे, अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स होगा तभी तो अंदर की तरफ एक्सीलरेशन देगा। अच्छा बताओ, ये ऑब्जेक्ट तुम्हें सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिख रहा है, मतलब क्या इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है? अरे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हाँ है, और जिधर एक्सीलरेशन है वही चलाने वाला फोर्स है, तो ये एक्सीलरेशन देने वाला फोर्स कौन हो गया, n, और रोकने वाला हो गया mg, तो n माइनस mg बराबर mc। कसम से बोल रहा हूं इतना फील के साथ, पहले तो मैं खुद ही मुझे गुम्स वुम्स आ रहा है बताते हुए कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ देख रहा हो मतलब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है तो जिधर एक्सीलरेशन उधर वाला फोर्स पॉजिटिव, उधर वाला फोर्स ज्यादा,
तो n में से mg घटा दोगे तो नेट फोर्स आ गया सेंटर की तरफ, और वही नेट फोर्स mg स्क्वायर देगा। देखो n माइनस mg, तो अब तुमसे पूछे कि बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, या तो mg स्क्वायर br, या तुम लिखोगे n माइनस mg। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, mb स्क्वायर br की वैल्यू n माइनस mg के बराबर ही तो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तुम्हारा एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स n माइनस mg। और यहां से n निकालिए तो निकाल लो। दूसरा, अगर तुम यही बैठ जाओ तो ऊपर n नीचे mg दिखाई देगा, नीचे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mb स्क्वायर, n की वैल्यू mg प्लस mb स्क्वायर। कमेंट करके बताओ कि तुमको पूरा गुम सूंस आ गया कि नहीं। चलो पहले एक सवाल के 2 3, चौथा सवाल है देखिए, पहला दूसरा तीसरा, हाँ चौथा। सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए सपोर्ट v डॉट ऑन बॉटम, मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूं, किसी इंस्टेंट को यहां पर है, ठीक है। अब ये AIPMT नहीं, नीट 2017 का सवाल है ये, कि इसमें तुमसे पता है क्या पूछा था, कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बॉटम पे उसकी स्पीड है v नॉट, L लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसका मास है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कितना लग रहा है। तो अगर तुम सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है mb स्क्वायर br, जो फुलफिल कर रहा हो कोई रियल फोर्स, बताओ कौन सा रियल फोर्स इसको फुलफिल कर रहा है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पर तुम एक्चुअल में लगने वाला फोर्स आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा। सर इस पर लगने वाला एक है टेंशन टी ऊपर और दूसरा है mg नीचे। भाई ये तो बोलोगे कि टेंशन टी ऊपर mg नीचे है, तो नेट फोर्स तुम बोलोगे कि सेंटर की तरफ टी, नीचे की तरफ mg, टी माइनस mg मेरा नेट फोर्स आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर की तरफ टी माइनस mg मेरा नेट फोर्स आ गया, और यही नेट फोर्स तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, हो गया खत्म। और यही नेट फोर्स टी माइनस mg तुम्हारा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा m इंटू v नॉट का होल स्क्वायर बी एल। अब यहां से अगर तुमसे टेंशन पूछता तो टेंशन लिख लेते, ये माइनस mg आगे चला जाएगा, mg प्लस एम बी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल, ये तुम्हारा टेंशन की वैल्यू आ जाएगा। बोलो, और यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम्हारा ये केस पढ़ना है। तो तुमने अभी कहां से सॉल्व किया, ये सारा एनालिसिस कहां से करी है, ग्राउंड फ्रेम से। सर एक सवाल को आप दो दो बार क्यों सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मैं फील दे रहा हूं कि ग्राउंड फ्रेम से करो और तुम रामलाल बन के इसमें अटैच हो जाओ तो भी आंसर वही आएगा। अब मान लो मैं रामलाल बन के इस पे बैठ जाऊं, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हें एसिलेटेड दिखाई देगा कि रेस्ट में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। अब तुम क्या करोगे, रामलाल के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, रामलाल के रिस्पेक्ट में तुम बोलोगे कि सर मैं यही बैठ गया तो ये मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ टी, नीचे mg और नीचे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर। वो बोलेगा ऊपर की तरफ टी और नीचे की तरफ mg प्लस एम भी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल, ये तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म। यही तो आंसर आया था, 3 लाइन में जो आंसर आया रामलाल 1 लाइन में कर सकते। अब हम एक ही के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हमको उसको घूमने नहीं देना है, हमको रामलाल बन के बैठ जाना। अब देखो ये अपने टॉप पॉइंट पे है, देखो ना ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जैसे बॉटम पे था ये अभी टॉप पे, कोई दिक्कत नहीं, टॉप पे है, रामलाल को बिठा दो। अब रामलाल को बिठा के इसका एक्टिविटी बनाओगे, रामलाल mg कहां लगाएगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इस पे, सर टेंशन कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बैठ के रस्सी के लॉन्ग छाता खोल, और सेंटर नीचे है तो सेंटर से बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसको, रामलाल यही पे बैठ के इसको रेस्ट में देखेगा, नीचे की तरफ टी, नीचे की तरफ mg बराबर बाहर की तरफ mb स्क्वायर बाई एल, तो टी बराबर आ जाएगा mb स्क्वायर बाई एल माइनस mg, ये तुम्हारा हो गया टेंशन की वैल्यू। अगर तुम ग्राउंड से भी सॉल्व करते हैं, ग्राउंड से देख, ग्राउंड से कैसे करते हैं, नीचे की तरफ टी नीचे mg, तो दोनों सेंटर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो गया टी प्लस mg, और यही तुम्हारा क्या देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो टी प्लस mg बराबर, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स mb स्क्वायर बाई एल, ये ग्राउंड से भी वही है, रामलाल के रिस्पेक्ट में ये है। तो सवाल कैसे करोगे ये बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू राम लाल, सवाल कैसे करोगे ये बताओ सर, विथ रिस्पेक्ट टू राम लाल, यस सर नो, बताओ ना। कुछ नहीं करना, जो सवाल दिया हुआ है रामलाल के रिस्पेक्ट में जाके वहां बैठ जाओ और सवाल को निपटा दो। मजा आया, नेक्स्ट। अब मान लो यही तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है किसी थीटा एंगल पे, देखो ना ये तुम्हारा सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है एल, एल लेंथ की स्ट्रिंग से बंधा है, और एम मास का ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स वाली प्रॉब्लम तो हमने देख ही लिया कि उस पे कौन उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लेके जाएगा। अब इसी भी इंस्टेंट पे बताओ ग्राउंड में बैठोगे कि ऑब्जेक्ट के पर बैठ रहे, सर मजा आ रहा है ऑब्जेक्ट पर बैठ जाओ सर, देख मेरे मैं क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट पर बैठ गया, तो इस पर रामलाल क्या करेगा, रस्सी के लॉन्ग एक टेंशन लगाएगा और mg नीचे लगाएगा, यस और नो।
देख रस्सी जिधर है टेंशन उधर ही जाएगा, लेकिन mg को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रस्सी कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरी बात, सेंटर के जस्ट अपोजिट इस तरफ लगेगा m स्पीड का होल स्क्वायर बटा l, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, देखो ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल रेडियस के बाहर ये थीटा बनेगा। अब सेंटर की तरफ अंदर फोर्स कितना है t, और mg का एक कंपोनेंट इधर लोगे तो mg cos थीटा सेंटर से बाहर प्लस mb स्क्वायर बाई l, ये तुम्हारा नेट फोर्स along the radius बैलेंस होगा। नेट फोर्स along the radius, नेट फोर्स जीरो along radius, along radius, रेडियस के along अंदर की तरफ टेंशन, बाहर की तरफ रेडियस के along mb स्क्वायर बाई l प्लस mg। सर इधर फोर्स बैलेंस क्यों नहीं किया, कहीं नहीं करते टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मैंने फोर्स इस लाइन में बैलेंस किया यहाँ पे बैठ के कि वर्टिकल डायरेक्शन में किया रस्सी के along, तुमको क्या करना है रस्सी के along फोर्स बैलेंस करना है। चलिए देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में ये चार्ज फिक्स है और r रेडियस में माइनस क्यू चार्ज है, बोला है कि अगर ये v स्पीड से घूम रहा है r डिस्टेंस पर कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए तो r की वैल्यू बताओ। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहां पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब बताओ कैसे करोगे सवाल को सॉल्व, कैसे करोगे सवाल को सॉल्व। देखिए 4 नंबर सवाल था, वो 5 नंबर, ये छठा सवाल है, सवाल को कैसे करोगे बताओ। समझ रहे हो ये कहां से सॉल्व किया है, ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से हमने सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट समझाई है। ये विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आगे के जितने सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल हम कर रहे हैं एक एक लाइन में, बस ये समझाया है कि दोनों जगह से करने पर सेम आएगा। बताओ ये कहां से किया है, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते हैं, सेंटर की तरफ नेट फोर्स बराबर सेंटर से बाहर नेट फोर्स को बैलेंस करते हैं, दैट्स इट। क्लियर है। चलो अब यहां बताओ कैसे करोगे। अब देखो मजा आएगा आप देखने में, सुन, ग्रेविटी फ्री स्पेस mg जैसी कोई चीज नहीं है, नहीं सर। तुम यहां पर बैठ जाओ रामलाल बन के, जैसे ही रामलाल बन के बैठोगे माइनस चार्ज को ये प्लस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा डिस्टेंस आर स्क्वायर। क्या ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, हाँ, और सेंटर से जस्ट बाहर रामलाल इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा mv स्क्वायर बाई आर। ईमानदारी से बताना क्या तुमको कंफ्यूजन होता था कि नहीं कि सर कब सेंट्रीपिटल लगाते हैं कब सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है, होता था कि नहीं बता, सर होता था। अब क्या तुमको कंफ्यूजन दूर हो गया कि रामलाल अगर यहां बैठ गया है तो रामलाल तो इसको रेस्ट में दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, ग्राउंड से होगी सेंट्रीपिटल क्योंकि ग्राउंड से सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन रामलाल यहां बैठ गया तो रामलाल तो इसको रेस्ट में देख रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख रहा है तो सेंट्रीपिटल लगेगा ही नहीं। सेंट्रीपिटल लगता है जब आपको सर्कुलर पाथ में चलता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर 1 मिनट, सर लेकिन 1 मिनट, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, मैंने क्या बोला, ग्राउंड से बैठ के देखोगे सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई देगा तब सेंट्रीपिटल होगा। तुम चूंकि यही बैठ गए तो तुमको कैसा दिखाई देगा, रुका हुआ, और रुका हुआ तो नेट फोर्स जीरो कर दो, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस ये काम करना है, यहां से तुम्हारा वी आ जाएगा। सर बस इतनी सुख, हाँ सर अगर सेंट्रीपिटल पूछे तो तुम यहां नहीं बैठ सकते ना, तुम ग्राउंड पे बैठ के बोलोगे अच्छा ग्राउंड पे बैठ के सेंट्रीपिटल बताते हैं, तो ग्राउंड पे बैठ के इस पर एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी को सेंट्रीपिटल बोलोगे, और यही देखो सेंट्रीपिटल एमबी स्क्वायर वी आर का रोल प्ले कर रहा है, पता सर बस इतना ही करना था इसमें, हाँ बेटा ये इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट देखो 8वां सवाल, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स्ड है और एल लेंथ के डिस्टेंस पे एक दूसरा मास है, या आर रेडियस पर एक दूसरा मास है एम का, जो v स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो बताओ इस v नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो देख जो फिक्स है उसको तो छोड़, तो इस पर जाके लटक जा, तू जाके इस पर लटक जा रामलाल बन के, तू बोलेगा बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा एम v नॉट का होल स्क्वायर बाई आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव हो जाएगा पीछे की तरफ, सेंटर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा रेडियस का होल स्क्वायर बराबर एम वी नॉट का होल स्क्वायर बटा आर, ये इक्वेशन बन। अब यहां से चाहते तो स्मॉल एम काट दे, वी नॉट का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर से आर भी कटेगा तो नीचे आ आएगा, तो वी नॉट का होल स्क्वायर ही रखा, आर से काटेगा आर स्क्वायर को तो नीचे क्या आ जाएगा आर, ऊपर आ जाएगा तेरा जी कैपिटल एम, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई रूट अंडर जी कैपिटल एम बाय आर। खूब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो जहां भी तुम्हें ऑब्जेक्ट देख रहा है घूमता हुआ तो उसी पे बैठ जा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा एमवी स्क्वायर बी आर,
और देख उस पर और कितना फोर्स लगा रहा है, सारे फोर्स को बैलेंस। यहां पर देख 8वां सवाल देख क्या, 8वां 9वां है, 8वां ये हो गया, 9वां सवाल देख। 9वां सवाल क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल पॉइंट मास मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों घूम रहे हैं। मतलब ऐसा है कि एक एम स्मॉल एम का मास यहां है, एक स्मॉल एम का मास यहां है, ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये v स्पीड से नीचे जा रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। तो क्या है कि एक दूसरे पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका सेंटर की तरफ ऐसे पास कर रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट बना के ऐसे घूम रहे हैं। जब ये यहां होगा तो ये यहां होगा, ये यहां होगा तो ये होगा, ये यहां होगा तो ये होगा। तो सर ऐसे नहीं घूम सकते। मान लो एक यहां है और एक यहां है, एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे नहीं घूम सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम बाहर से भी बैठ के देखोगे तो इसको सेंटर की तरफ एसिलेशन देने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, लेकिन ये यहां है तो मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये तो डायग्राम ही गलत हो गया। अरे हाँ, अच्छा अंदर की तरफ बैठ के देख, अगर तू बॉल पे ही बैठ जाएगा, यही बैठ जाएगा, तो यहां पे बैठ के तू बोलेगा कि सेंटर अगर आर सर्कुलर पाथ का है, आर सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां पर है, तो सेंटर के बाहर लगना चाहिए जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एमबी स्क्वायर। और ये अगर मास यहीं पे है तो अंदर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अंदर देखो एफ जी लिखा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स एम बी स्क्वायर बी आर और अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम मतलब जी एम स्क्वायर। देखो जी एम स्क्वायर, इस मास और इस मास के बीच में डिस्टेंस कितना, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से m से काटेगा m तो एक m बचेगा, तो जी एम बटा 4r स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बाई आर, r से r स्क्वायर कटेगा r बच जाएगा, तो v इज इक्वल टू होगा रूट अंडर जी एम बाई 4r, मतलब हाफ ऑफ जी एम आर। सर यहां पे 2r क्यों लिया? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 2r है। अब इसी केस में अगर तू कहता है कि मेरा मास यहां ना होके यहां है, तो सुन ध्यान से, अगर तेरा मास यहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे चल रहा है, तो सेंटर के बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा और इधर ग्रेविटेशन लगेगा, तो ये दोनों बैलेंस कैसे करेंगे? तो ये केस हमेशा तभी बनता है जब दो ऑब्जेक्ट कैसे हो, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ पे चले। बताइए मजा आया? बात तो सही है। अब देख यहाँ पे फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग के बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं, जैसे मान ले मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास का एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो क्या बोलोगे? रामलाल को यहाँ बिठाएंगे, रामलाल यहाँ बैठेगा तो बोलेगा सेंटर की तरफ टेंशन टी और बाहर की तरफ एम भी स्क्वायर भी आर लिखो या ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, एक ही बात है। इस रस्सी में टेंशन क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल। सही, ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब इसका प्रो वर्जन ये है सवाल, क्या? तीन मास नहीं, अभी 2 मास लेते हैं, 3 मास डायरेक्ट ले ले, 2 मास वाला, 2 मास वाला कराते हैं। जैसे मान लो कि एल लेंथ की रस्सी से एम मास का ऑब्जेक्ट बांधा, फिर एल लेंथ की रस्सी से एम मास का ऑब्जेक्ट एक और बांधा और यहां पे फिक्स कर दिया। इस सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो इन दोनों रस्सी में टेंशन निकालो। अब देख भाई, इस तरह के सवाल मुश्किल होते हैं, बहुत आसान नहीं होते, लेकिन मैंने तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाया है तुमको करने में मजा है। कैसे मजा आएगा? कुछ मत करो, तुम जाके रामलाल को यहां बिठा दो। सर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिठा दो रामलाल को। जैसे तूने रामलाल को यहां बिठाया तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? सर टेंशन T1, और इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर से बाहर, सेंटर यहां है, तो उसी समय सेंटर से बाहर इसका मास कितना है? m। एंगुलर स्पीड तो हर ऑब्जेक्ट का ही ओमेगा होगा, सर्कुलर पाथ में एंगुलर स्पीड हर ऑब्जेक्ट का ओमेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। अब यहां से सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी है? l l 2l 2l, ये आंसर आ गया। तो तू बोलेगा यहां से T1 की वैल्यू बराबर, T1 की वैल्यू बराबर 2, T1 की वैल्यू 2m ओमेगा स्क्वायर l, ये आ गया आंसर। बताओ मजा आया? तो मजा तो आया। अब रामलाल को यहां बिठा दो, रामलाल जब यहां बैठेगा तो यहां बोलेगा कि सर रस्सी में यहां पे टेंशन T2 लगेगा और इस पॉइंट पे रस्सी के लॉन्ग, चूंकि यहां T1 ऐसे था कॉन्टैक्ट पॉइंट से पीछे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से आगे T1 यहां, और दो ही बॉल फोर्स है सर, mg तो वर्टिकल लग रहा है इसमें, इसी इंस्टेंट पे बताना है। और यहां पर इस सेंटर से L डिस्टेंस पे होने की वजह से ये लगेगा m मास m एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू लेंथ l। कभी सर आप एम भी स्क्वायर बाई आर लगा देते हो, कभी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लगा देते हो। सबसे पहले बताओ ये दोनों आया कैसे? अरे एम बी स्क्वायर भी आर में भी को आर ओमेगा रखा, हाँ सर आ तो जाएगा, लेकिन कब क्या लगाएंगे? जब जो दिया होगा, स्पीड दिया है तो स्पीड के टर्म्स में लिख, एंगुलर स्पीड दिया तो एंगुलर स्पीड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओ सर ठीक। अब मुझे बता, रामलाल यहाँ पे बैठा है तो ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देखेगा, हाँ
सेंटर की तरफ अंदर फोर्स कितना T2, बाहर कितना सर T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल। T1 की वैल्यू कितनी है 2m ओमेगा स्क्वायर एल, 2m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल, बता क्या होगा 3m ओमेगा स्क्वायर एल, ये हो जाएगा तेरा T2। अगर तुम्हें T1 बाई T2 का रेशियो चाहिए तो T1 तुमने निकाला हुआ है 2m ओमेगा स्क्वायर एल और T2 निकाला हुआ है 3m ओमेगा स्क्वायर एल। यहां से काट दे तू टर्म, m से m काट, ओमेगा स्क्वायर काट, l से l काट, क्या ये तेरा 2/3 आ जाएगा। अब एक बात बता, मजा आया? हाँ सर, आपने दोनों में टेंशन भी निकाल दिया, रेशियो भी निकाल दिया, मजा आ गया सर। कितने लोगों स्लाइड नंबर 17 पे मजा आ गया? वाह यार सर, क्या शानदार बताया, कुछ नहीं करना हमें तो रामलाल बन के बैठना और फोर्स बैलेंस करना है, तुरंत निकाल देंगे सर, कहीं भी पूछो। यस, अब मैं तुम्हें बोलूं, पहले बोल मजा आया, पहले बोल मजा आया। हाँ सर मजा आया। इस तरीके से नहीं करना था, सही है, बट ऐसे करना नहीं है। मैं तुमको डायरेक्ट निकाल के यहाँ पर टेंशन दिखा दूंगा बिना T1 की। मास्टर हमारे साथ क्या है खेलता है, मजा डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे? आ बता, ओहो ये तो रहने दे, आ बता, चला हटा T1 T2 हटा, डायरेक्ट निकाल। ये तो डायरेक्ट ही तो था, आसान ही तो है। जितने लोग एक्साइटेड है सर, मजा आया, समझ में भी आया, लेकिन एक्साइटेड है तो कमेंट करके बताइए प्लीज। सर मजा आया लेकिन एक्साइटेड है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो देख डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, सुनना ध्यान से। जब मैं यहां बैठूंगा रामलाल बन के, तो इस पर टेंशन पीछे T1 और आगे की तरफ m ओमेगा स्क्वायर एल, तो ये तो बहुत आसान है, T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, ये तो सही है। अब जब मैं यहां बैठूंगा ना, तो मैं यहां पे बैठ के इन दोनों का एक साथ वीडियो, तो दोनों को एक साथ मान लोगे, हाँ अलग अलग क्यों मानूंगा? अब जब दोनों को एक साथ मान लिया तो दोनों पे लगने वाला T1 आगे और ये T1 पीछे तो इंटरनल हो गया, हाँ सर कैंसिल। तो डायरेक्टली T2 को मैं लिख सकता हूं T2 बराबर इस पूरे का एक साथ एफबीडी बनाया, T1 तो इंटरनल कैंसिल, क्या T2 इसको पीछे खींच रहा, क्या ये T2 इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे की तरफ m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस 12 इंटू 12। अच्छा ये 12 था रे, और ये गलती कर दिया जल्दीबाजी में, इसके लिए स्पैम मत करना, ओ मोशो कंसेप्चुअल एरर नहीं था, ये 12 लेंथ बस मैंने नहीं लिया, ठीक है ओके सर। तो T2 कितना आ गया सर? T2 आ गया m ओमेगा स्क्वायर एल एंड 2m ओमेगा स्क्वायर एल 3m ओमेगा स्क्वायर एल। बताओ क्या डायरेक्टली T2 निकाल दिया बिना T1 की मदद के? आपको क्या करना है भाई, इन दोनों का एक साथ एफबीडी बनाओ, तुम यहां बैठो और देखो कि इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे, इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे, दोनों को T2 ही तो बैलेंस कर रहा है, T1 तो दोनों को जोड़ने का काम किया बस। मजा आ गया तो आग लगा दे, दिल बना दे भाई, अपनी इमोशंस को बताओ तुमको यहां पे मजा आया तो खुल के एकदम, सर फील आया, मजा आया जोरदार। अब देख, मान ले m तीन ऑब्जेक्ट है, ओमेगा से घूम रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे ना इसमें टेंशन T3, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T1 चाहिए, कुछ मत कर, यहां पर देख मैं डायरेक्टली लिखूंगा तीनों, T1 बराबर यहीं पर बैठ, यहां पर बैठेगा, कितने से घूम रहा है ओमेगा से, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर रेडियस होल 3l, तो ये हो जाएगा तेरा 3m ओमेगा स्क्वायर एल, यस और नो? 3m ओमेगा स्क्वायर एल सही है, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। अब तू यहां बैठ, यहां बैठ, जब यहां बैठेगा इन दोनों का एक साथ एफबीडी बना लिया, तो यहां पे बाहर की तरफ T2, अंदर T1 आगे, T2 T पीछे, इंटरनल कैंसिल की तरफ हो गया, T2 बराबर आएगा इसका, देखो m ओमेगा स्क्वायर, ये सेंटर से कितने दूरी पर 2l पे, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l प्लस ये सेंटर से कितनी 3 थे, ये पे तुमने लिखा ही था, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l, 3 2 5 5m ओमेगा स्क्वायर। बता अब तू यहां पे T3 चाहिए, तो T3 चाहिए तो तीनों को एक साथ बना ले, इस पर T2 पीछे, इस पर T2 आगे, इस पर T1 पीछे, इस पर T1 आगे, खत्म। यहां पर जो T2 होगा इन तीनों पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, इस पर हो गया m ओमेगा स्क्वायर एल, इस पर हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर एल, एल देखो मास तो वही है, लेंथ डबल होने से है, प्लस 3m ओमेगा स्क्वायर एल। बोलो मजा आया कि नहीं? तो मास अगर m की जगह पे 2m होता तो 2m रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, मास m की जगह पे 2m होता तो 2m रख देते, इसमें क्या प्रॉब्लम, m की जगह पे 2m होता तो 2m रख देते। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के और स्प्रिंग का लेंथ l, ये अपने नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, उससे मैंने एक m मास का ऑब्जेक्ट बांध दिया l लेंथ की स्प्रिंग पे और इसको ऐसे घुमा दिया,
तो घुमाओगे और यहीं पे बैठ के देखोगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। हाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा से अगर मैं घुमाता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको सेंटर की तरफ लगने वाला कोई फोर्स बैलेंस करेगा, है ना। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि रामलाल जहां बैठा है वो घूम रहा है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब मान लो कि जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे था तब तो स्प्रिंग फोर्स लगता नहीं है, नहीं। अब मान लो अपने नेचुरल लेंथ से ये एक्स इलोंगेट हुआ है, तो पीछे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? के इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स ही लगेगा ना, इलोंगेशन के बराबर। हाँ, और जब ये अपने सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो कितने रेडियस में घूमेगा? तो घूमते समय तो इसका रेडियस होगा एल प्लस एक्स। तो देखो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, के एक्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू जो होगी वो एल प्लस एक्स के बराबर। अब तुमसे यहां पे पूछ सकता है इलोंगेशन बताओ, तो कोई बात नहीं, नेचुरल लेंथ बताओ, तो मैं इलोंगेशन हमको दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, हम नेचुरल लेंथ निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ, आपको कितना इलोंगेशन दिया है? ये नहीं बताया कितना इलोंगेशन हुआ है। आपसे बोला है कि ओमेगा से घूम रहा है और नेचुरल लेंथ पूछ रहे हैं, तो नहीं निकाल सकते ना। दो वेरिएबल एक्स और एल प्लस एक्स, बताओ यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यों आए हैं? क्योंकि अंदर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो इलोंगेशन पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे एल प्लस एक्स क्यों आए हैं? क्योंकि वहां पे हमने रेडियस लिखा है, और रेडियस सिर्फ एक्स के सर्कुलर पाथ पे थोड़ी ना चल रहा है, ये किस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है? ये तो वही वाला सवाल हो गया ना जो मैं तुमको उस पर करा रहा था, ग्रेविटी वाला। देख मान ले दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चलेंगे। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ कितना लाएगा? एमबी स्क्वायर बी आर, आर है रेडियस। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगोगे तो यहां से यहां तक रेडियस देखो, डिस्टेंस देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों मास के बीच में डिस्टेंस देखो, ये कितना हो जाएगा? आर और आर, 2r, यहां लिखेंगे 2r। समझ आ रहा है क्या? समझ आ, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है डिस्क कॉइन प्रॉब्लम, बहुत फेमस है, नीट में 2-3 बार सवाल आ चुका है, पिछले 20 साल में 2 बार आ चुका है, 2020 का सवाल है, उसके पहले भी आए, और जेई में तो हर साल एक सवाल आता है, हर साल, क्योंकि जेई मेन के शिफ्ट बहुत होते हैं। देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड अप टू विच ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड ऑन द डिस्क। ये देखिए पहले एक हॉरिजॉन्टल डिस्क बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है। देखना सवाल कितना आसान है, इतना आसान बना दूंगा ना कि मजा आएगा तुमको देख। ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है, अभी घूम रहा, ये घूम सकता है, मैं क्या करूं? घूम सकता है, ये डिस्क है, घूम सकता है। मैं इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाके एक एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब ये डिस्क को मैं ओमेगा से ऐसे घुमाता हूं, जैसे ओमेगा से घुमाता हूं, तुम घर पे करके देख सकते हो, जैसे ओमेगा से घुमाते हैं ये बाहर की तरफ भाग जाते हैं। क्यों भाग जाता है? दो तरह का इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो बोलोगे सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता था, डिस्क आगे चला गया, वो पीछे छूट गया, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, अगर तुम इसी पर बैठ के देखो, चलो भाई यही बैठ जाओ, तो बताओ पूरा सिस्टम एसिलेट ऐसे, हाँ, तो सेंटर की तरफ एसिलेशन है, तो स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा? क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गया रामलाल, तो ये सेंटर के बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इस पे, किधर? ऐसे आगे की तरफ, एम ऑब्जेक्ट का मास, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंटर से इसका रेडियस आर है तो आर, ये लगाए, ठीक है। इस फोर्स की वजह से बाहर स्लाइड कर जाएगा। अब आप इसको घुमाओ, जितना तेज घुमाओगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उतनी तेजी से इसको बाहर की तरफ घुमा के ले जाएगा, ठीक है। और सरफेस अगर स्मूथ लोगे तो घूमते ही वो निकल जाएगा, रुकने के सवाल ही पैदा नहीं लेता। मान लो कि तुम मानते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कितने मैक्सिमम ओमेगा तक इसको घुमा सकते हो जहां तक ये रेस्ट में है? तो मान लो कि तुमने इस फोर्स से घुमाया, तो ये फोर्स से जैसे ये घूमा, जैसे इतने फोर्स से घूमा, तो अंदर की तरफ इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगना चाहिए जो कि फ्रिक्शन होगा। तो मान लो फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर ले रहा है, फ्रिक्शन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, बैलेंस हो गया। अब तुम ओमेगा बढ़ाओगे तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म मेरा इंक्रीज होगा, तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन को क्या होता है? एडजस्ट हो जा सकता है। और कौन सी फ्रिक्शन लग रहा हो? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्लाइड नहीं किया, मान लो कि तुमने घुमाया, स्लाइड नहीं किया, तो इस फोर्स को बैलेंस किसने किया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कुछ लगा के बैलेंस कर लेगा। अब मान लो तुम ओमेगा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा, तुम और ओमेगा बढ़ाओगे और ओमेगा बढ़ाओगे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू और बढ़ा लेगा, और ओमेगा बढ़ाओगे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू और बढ़ा लेगा। लेकिन एक लिमिट आएगा
जहां पर इतनी तुम ओमेगा बढ़ा दो कि फ्रिक्शन को औकात दिखा दो। तो जिस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन ने अपना औकात देख लिया, उसके बाद अगर तुम और ओमेगा बढ़ाओगे तो स्लिप कर जाएगा। तो मैक्सिमम वहीं तक ओमेगा रख सकते हो। देखो मैक्सिमम स्पीड आ गया, जहां तक रिस्ट पे रहेगा। कम स्पीड से घुमाओगे तो कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होगी, वो आराम से एडजस्ट करेगी। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो अंदर की तरफ रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए। ओमेगा बढ़ाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट हो सकता है। लेकिन एक लिमिट आएगी जहां पे मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे फ्रिक्शन को औकात दिख जाएगी। फ्रिक्शन की औकात कितनी होती है? म्यू इनटू एन। तो ग्राउंड सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। तो n की वैल्यू आप लिख सकते हो, म्यू n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? mg इज इक्वल टू m ओमेगा मैक्स होल स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा तुम्हारा m ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर इंटू आर। m से m कट गया। तो हो सकता है तुमसे म्यू की वैल्यू पूछे कि म्यू कितना होना चाहिए, तो म्यू होना चाहिए जितना मैक्सिमम स्पीड से घूम पा रहा है ओमेगा स्क्वायर आर बटा जी। ये ओमेगा मैक्स पूछेगा, तो ओमेगा मैक्स कितना हो जाएगा? ओमेगा मैक्स हो जाएगा म्यू जी बटा आर का रूट। ये दो तीन तरीके सवाल तुमसे पूछ। अगर मैं ओमेगा को, क्या है, म्यू जी बाई आर, अगर ओमेगा को म्यू जी बाई आर के रूप से कम रखता हूं, बराबर रखता हूं, तो विल नॉट स्लाइड, विल नॉट स्लाइड। और अगर तुम एकदम नचा दिए ओमेगा इज ग्रेटर देन म्यू जी बटा आर, तो ये विल स्लाइड, वो घूम जाएगा। बोलो यस और नो। तो सही बात है, फिर तो स्लाइड करके बाहर निकल जाएगा। कितनी मजा आ गई देखो करने में। अब दूसरा है बेटा डेथ वेल का प्रॉब्लम। डेथ वेल क्या होता है? अभी देखो नीट में 2026 में भी आया है, पहले भी आया है ना? डेथ वेल, डेथ वेल में क्या करते हैं? जैसे एक सिलेंडर लिया, रफ सिलेंडर लिया। इस रफ सिलेंडर में मान लो कि मैं तुमको लटका दूं, तुमको बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा, मास बना लेते, मास बना लिया। और इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर घूम सकता है। अभी मैं इसको नहीं घुमा रहा हूं, घूम सकता है। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा और छोड़ दिया, ये घूम नहीं रहा है, अभी ओमेगा 0 है, रखा छोड़ दिया, तो क्या होगा? सर ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ के इसको नीचे ससरा देगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग के नीचे ससरा देगा। बोलो हाँ सर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के नीचे ससरा देगा। सर फ्रिक्शन नहीं लगेगा म्यू है तो? भाई फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है ना। तो तुमने रख के छोड़ दिया, ये तो गिर जाएगा, रख के छोड़ दिया गिर जाएगा, रख के छोड़ दिया गिर जाएगा। बताओ सर अब क्या करें? सर इसको पकड़ दो, ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे 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 दबा दो, जैसे पेन को मैं दबा दूंगा तो नहीं गिरेगा, छोड़ दूंगा गिर जाएगा। तुमको नहीं दबाना, एक काम करो, तुम ओमेगा दे दो थोड़ा। तो अगर तुम थोड़ा ओमेगा दोगे तो क्या इस पर बाहर की तरफ, देखो सेंटर से बाहर की तरफ, रामलाल के रिस्पेक्ट में देखो, बाय डिफॉल्ट सारे सवाल मैं कहां से करा रहा हूं? अंदर बैठ के। अंदर बैठ जाओगे तो रामलाल के रिस्पेक्ट में इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जैसे ही ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगेगा तो ये भागना चाहेगा, लेकिन दीवार है, दीवार रोक लेगा। तो दीवार पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे नॉर्मल लगा, तो नॉर्मल हो जाएगा तेरा एम ओमेगा स्क्वायर आर। नीचे की तरफ mg है जो इसको टेंडेंसी ऑफ मोशन दे रहा है। अब इस टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन लग सकती है। अब मान लो कि तूने थोड़ा ओमेगा दिया, ठीक है, हल्का सा घुमाया, हल्का सा घुमाने पे हल्का सा आएगा। ये अगर हल्का सा है तो नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो ये फ्रिक्शन की औकात ही कम होगी। अगर मान ली फ्रिक्शन की औकात से ज्यादा लग रहा है mg, तो इस ससरा के नीचे ले जाएगा। तुम्हारा ये है कि कितना मिनिमम ओमेगा होना चाहिए सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए? अगर बहुत कम ओमेगा है तो नॉर्मल ही कम आएगा। देखो ओमेगा कम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम तो नॉर्मल कम, नॉर्मल कम तो फ्रिक्शन की औकात ही नहीं बन पाए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में फोर्स हमने जीरो किया है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ mg को ये फ्रिक्शन की औकात बैलेंस कर ले। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी म्यू एन, तो mg बराबर म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस ओमेगा पे mg को बैलेंस कर रहा है तो ठीक है। अच्छा बताओ मिनिमम क्यों पूछ रहा हूं, मैक्सिमम क्यों नहीं पूछ रहा हूं रोकने के लिए? क्योंकि मैक्सिमम तो जितना ओमेगा बढ़ा दोगे, ओमेगा बहुत हाई कर दोगे तो ये बहुत हाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत हाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई तो नॉर्मल हाई, नॉर्मल हाई तो फ्रिक्शन की औकात है, फ्रिक्शन की औकात हाई तो नहीं गिरेगा।
जितनी रिक्वायर्ड ओमेगा है उससे और ओमेगा ज्यादा बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन की औकात और बढ़ जाएगी, तब तो रोक ही लेगा वो। तो मिनिमम कितना होना चाहिए कि उस पर ये बैलेंस हो जाए, तो एम से एम कैंसिल, जी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जी बटा म्यू आर का रूट होना चाहिए। अब देखो दोनों अलग है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्लाइड करा रहा है, तो यहां पे ओमेगा तुम्हारा मैक्सिमम आया रूट अंडर जी म्यू बाई आर, जी म्यू बाई आर, यहां है जी बटा म्यू आर, अलग है क्योंकि ये वर्टिकल सरफेस है। तो कंसेप्ट को पकड़ो, यहां पे ओमेगा रोकने का काम कर रहा है, एमजी चलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक लिमिट से कम ओमेगा रखोगे ना तो ओमेगा रोकने का काम कर रहा है, ओमेगा तो फ्रिक्शन की औकात बढ़ा के रोकने का काम कर रहा है, तो एक लिमिट से कम ओमेगा रखोगे तो रोक नहीं पाएगा, ज्यादा कितना भी रखने रोक लेगा, यहाँ पर ओमेगा रोकने का काम कर रहा है, इसलिए मिनिमम एंगुलर स्पीड हमने निकाला है। अगर तुम इस स्पीड से कम रखोगे जी बटा म्यू आर, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, निकाल के देख लो। और इससे ज्यादा या बराबर रखोगे, ज्यादा या बराबर रखोगे तो ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करे, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करे। बोलो, फिर मजा आया इसमें, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब है तुम्हारा मोशन ऑफ कार ऑन रफ सर्कुलर रोड। रफ सर्कुलर रोड पे कार का मोशन कैसे होता है, देखिए रफ सर्कुलर रोड पे कार का मोशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपने एक कार बनाया है, बढ़िया, ये हमारा कार है जोरदार, यस आपका कार है जोरदार, ये आपने कार बनाया, सर कार नहीं, ये तो रास्ता बनाया, हाँ रास्ता बनाया, सॉरी, ये आपने रास्ता बनाया हॉरिजॉन्टल, और इस पे आपकी कार एकदम धकाधक धकाधक चल रही है, ये इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, हाँ यहां पे कार इस सर्कुलर मोशन में चल रही है, अब सेंटर से इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा कुछ आर आपका, यहां पे आपकी कार वी नॉट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो रामलाल को कार पर बिठा दो, रामलाल सिटिंग ऑन कार, सिटिंग ऑन कार, एंड FBD ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, रामलाल के रिस्पेक्ट में इसका FBD बनाते हैं। रामलाल के रिस्पेक्ट में जब इसका FBD बनाएंगे तो सबसे पहले रामलाल सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे, सेंटर से बाहर ऐसे देखो, 3D फिगर देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो 3D फिगर को, ये मान लो सेंटर है, तो इस सेंटर से बाहर ऐसे एम वी नॉट स्क्वायर इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा और mg आपका नीचे लगेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg बैलेंस हो जाएगा। हाँ। अब अरे वाह कितना सुंदर बनाया यार बाहर की तरफ, मैंने देख, अब देख बाहर की तरफ जो एमबीएस पर भी आर लग रहा है फोर्स, उसको कौन बैलेंस करेगा, सर टायर और सरफेस के बीच में लगने वाला रफनेस। अब टायर और सरफेस के बीच में जो रफनेस है वो मोशन की तरफ नहीं है, इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट कर रहा है, जैसे तूने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगाया ये टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग क्रिएट कर रहा है कि नहीं, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मतलब है कि बाहर की तरफ ये कार को स्लाइड कराना चाह रहा है, सर बाहर की तरफ कार को क्या कराना चाह रहा है, स्लाइड कराना चाह रहा है, तो इस कार पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इसको बाहर की तरफ धक्का मार रहा है स्लाइड कर देने के लिए, यस, तो उसको कौन रोकेगा, सर जैसे बाहर की तरफ स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी तो सेंटर की तरफ सरफेस और कांटेक्ट के मतलब सरफेस और कार के टायर के बीच में, मतलब रोड और टायर के कार के बीच में अंदर की तरफ फ्रिक्शन हो। तो बड़ा सुंदर सवाल, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन या तो मोशन की तरफ लगेगा नहीं तो मोशन के अपोजिट लगेगा, देखो फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन अपोज करना। अब तुम यहां पे बैठ के देखोगे, रामलाल यहां बैठ के देखेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ धक्का, तुम बस में बैठे हो और बस कहीं सर्कुलर पाथ में घूमती है तो बाहर की तरफ धक्का लगता है कि नहीं तुम्हें, तुम कहीं बस में बैठे हो और ये ऐसे सर्कुलर पाथ में बस जब घूमता है टर्न लेता है, जैसे पहाड़ों पर जो रास्ता होता है हिलोरा खाते हुए जाता है, हिलोरा खाते हुए जब बस सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे पहाड़ों पे ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो बताओ बाहर की तरफ तुम पे फोर्स लगता है, हाँ तो बाहर की तरफ इसमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, कौन क्रिएट किया, एमबीए स्क्वायर बी आर, उसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल तो सीधा ऊपर है, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स हॉरिजॉन्टल में तो बैलेंस करेगा नहीं, तो फ्रिक्शन बैलेंस करता है। तो ग्राउंड से अगर पूछेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिया,
सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कहां लग रहा है? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑन कार, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन कार। सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया है? फ्रिक्शन दिया है। कार पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया है? फ्रिक्शन दिया है। बताइए समझ में आया? सर बात तो समझ में आया है, ये तो क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा तो रोक लेगा, नहीं सफिशिएंट होगा तो नहीं रोकेगा। तो मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स को औकात दिखा दिया कि इससे ज्यादा तुम नहीं लग सकते हो, तो उससे ज्यादा स्पीड आप नहीं दे पाओगे, तो ये मैक्सिमम स्पीड है जहां तक कार चल सकता है। अगर इससे ज्यादा स्पीड दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोक पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, एन बराबर एम जी है, तो म्यू एम जी बराबर एम वी नॉट का होल स्क्वायर बटा आर। तो एम से एम कट गया, तो वी नॉट का होल स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का होल स्क्वायर रूट अंडर म्यू जी आर आपका आ रहा है। तो वी नॉट बराबर वी मैक्सिमम रूट अंडर आ तो गया, तो स्क्वायर हटा दो, रूट अंडर म्यू जी आर आ गया। चलो ठीक है, क्या आ गया भाइयों? रूट अंडर म्यू जी आर। तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी कितना होता है सर्कुलर पाथ में? रूट अंडर म्यू जी आर, रूट अंडर म्यू जी आर। देखो आर यहां आ गया, तो म्यू जी आर का रूट लगा दो। सर सही है। तो देखो जितने डिटेल में पूरे लॉन्ग ईयर में पढ़ाते हो, सारा टॉपिक, सारा आर्टिकल आपको एकदम धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, सब कुछ को अच्छे समझिए, ठीक है। यहां पे टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट कर रहा है? स्लाइडिंग की टेंडेंसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे तो चल ही नहीं पाएगा वो ऐसे। हाँ स्मूथ सरफेस तो चल ही नहीं पाएगा। स्मूथ सरफेस पे चलेगा कोई? कोई स्मूथ सरफेस पे तो फिसल के गिर जाता है, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा उसको चलने के लिए, लेकिन हम मान के नहीं चलते कि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि वो स्मूथ सरफेस ही आपको नीट में देगा, ठीक है। अब अगर वो स्मूथ सरफेस है तो सर तो अंदर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं लाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंटर के बाहर लाएगा, तो साइक्लिस्ट तो गिर जाएगा। एकदम सही पकड़ो, साइक्लिस्ट गिर जाएगा। तो साइक्लिस्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को टेढ़ा कर ले। टेढ़ा करने से क्या होगा देखो, इसलिए तो टॉपिक का नाम ही है बेंडिंग। अच्छा एक बात हो, तो बेंडिंग क्यों? तो रफनेस होता तो बाहर की जो स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, उसको फ्रिक्शन रोक लेगा ग्राउंड पे फिसलने से। लेकिन मान लो मैं कहता हूं स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? तो समझो क्या होगा। मान लो ये साइक्लिस्ट है यहां, अब साइक्लिस्ट अपने आप को क्या करता है? साइक्लिस्ट अपने आप को क्या करता है कि नॉर्मल से थोड़ा थीटा एंगल पे बेंड कर लेता है। अब जैसे ही नॉर्मल से थीटा एंगल पे बेंड किया, नॉर्मल इस तरफ लगा और नॉर्मल इधर लगा। अब नॉर्मल इधर सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी स्क्वायर बी आर, और नीचे की तरफ एम जी। अब जैसे ही उसने थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लिया, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इन कॉस थीटा ऊपर और इन कॉस थीटा, इन साइन थीटा अंदर की तरफ। सर साइन क्यों? क्योंकि देखो ये इधर है नॉर्मल, नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर की तरफ इन कॉस थीटा, अंदर की तरफ इन साइन थीटा। अंदर की तरफ जो इन साइन थीटा है वो इसको फिसलने से रोकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। और ऊपर की तरफ इन कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। डिवाइड कर दोगे, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, m से m कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर आर जी tan थीटा। खत्म। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया गुरुजी। यस। देखो मैंने ये फोटो क्यों लगाया है, मैं तुमको दो चीजें समझाना चाहता हूं। इस फोटो में बताओ गलत डायग्राम क्या है, रॉन्ग क्या है, इस फोटो में क्या है रॉन्ग? रॉन्ग क्या है इस फोटो में? बताओ ना, इस फोटो में गलत क्या है? गलत गलत रॉन्ग डायग्राम क्या बना, क्या बना हुआ रॉन्ग डायग्राम? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो इसका सेंटर यहां है, इस तरह के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब सोचो, अब सोचो यहां सेंटर है और ये वर्टिकल से थोड़ा सा सेंटर की तरफ मुड़ गया। तुम नहीं देखो, जैसे तुम साइकिल से तेज चल रहे हो और कहीं टर्निंग आया, तो टर्निंग के समय अपने आप तो साइकिल को टेढ़ा नहीं कर लेते, इसीलिए नॉर्मल का कंपोनेंट तुमको बचा। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ इस पूरे फोटो में गलत क्या डायग्राम बना? तुम अगर ये पहचान लिए ना, तो आज तक का तुम्हारा सबसे बड़ा जो डाउट होता था, कंफ्यूजन होता था फिजिक्स में इस टॉपिक को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। क्या रॉन्ग बताओ? ये सेंटर है, रॉन्ग क्या है? तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल सही है, वेट नीचे सही है, सेंट्रीफ्यूगल इधर सही है, मान लो नॉर्मल इधर लग जाएगा, नॉर्मल इसने दिखाया नहीं है, सही है। तो गलत तो हमको नहीं लग रहा सर, कुछ गलत है ढूंढ लो तो मैं मान जाऊं। क्या गलत है? एक एफबीडी बनाया इसने, और इसी एफबीडी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर दिखा है, सेंट्रीपिटल अंदर दिखा है। दोनों एक साथ कभी बन ही नहीं सकता। सेंट्रीपिटल तब लगाते हैं जब आप बाहर से बैठ के तमाशा देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगाते हैं जब उसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के टोपी पे बैठ जाएंगे। आप इस साइक्लिस्ट के सर पे एमआर को बिठाए थे, सॉरी रामलाल को बिठाए, और रामलाल ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाया था, क्योंकि वो अंदर की तरफ एक्सीलरेटेड है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स लगाया। चमका? ये गलत है।
तो भाई हर जगह तुम पढ़ोगे या कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ लो, किताब में पढ़ लो, ये मिक्स कर देते हैं दोनों को। तो बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल क्या हो। स्लाइड नंबर 25, मजा आ गया तो जरूर बताइए। देखिए ये डायग्राम मैंने आपको बना देखिए, देखिए नॉर्मल इधर चला गया तो नॉर्मल, नॉर्मल आर को नॉर्मल बोला है। नॉर्मल का कंपोनेंट आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। एम बी स्क्वायर भी आर को आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है। बताइए समझ में आया है ना। अब देखिए, अब है मोशन ऑफ कार ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड रोड, मतलब कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड क्यों, जैसे तुम अगर कार का मोशन देख रहे थे, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ, मोशन ऑफ कार ऑन रफ रफ हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड। तो ये तुम्हारा रोड है, ये कैसा रोड है सर, ये लेबल्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है। अब इसमें बाहर की तरफ जो स्लाइडिंग हो रही थी उसको कौन बचा रहा था सर, उसको अंदर की तरफ फ्रिक्शन बचा रहा था। तो यहां पे जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आया था वो आया था आपका रूट अंडर आर जी, म्यू आर जी। हाँ सर म्यू आर जी आया था, म्यू आर जी आया था, देख लीजिए एक बार, म्यू आर जी आया था। अरे डायमेंशन से चेक कर ले, म्यू आर जी आया था, देख क्या आया था, म्यू आर जी, ठीक है। और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में क्या आया था सर, आर जी टेन था। देखो दोनों केस में रूट आर जी आया है, हाँ। और एक जगह पे आपका म्यू आया है क्योंकि फ्रिक्शन बचा रहा था, और दूसरे जगह पे टैन थीटा आया है क्योंकि वहां पे बेंडिंग बचा रहा था। तो एक जगह पे म्यू ने बचाया और एक जगह पे बेंडिंग ने बचाया। अरे हाँ, और देखो दोनों में डायमेंशन देखो, म्यू डायमेंशन टैन थीटा डायमेंशन, तो बेंडिंग बचा। और तुम जानते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू बराबर टैन थीटा होता है। तो जहां फ्रिक्शन बचा रहा है म्यू, और जहां पे खुद फ्रिक्शन नहीं था, साइक्लिस्ट खुद अपने आप को बेंड करके बचाया, वहां पे टैन थीटा, जहां पे थीटा वर्टिकल से एंगल है। अब इसी में ओमेगा पूछे तो कुछ नहीं करना, भी बराबर ओमेगा रखते। बोलो मजा आया, हाँ। अब मान लो कि मैं हाईवे पे कहीं जाता हूं, हाईवे पे स्पीड तो ज्यादा तेज रहता है, तो आप कार से जब चल रहे हो बहुत तेज और कहीं सर्कुलर टर्न आ गया, क्या सकता है कहीं भी, अगर सर्कुलर टर्न आ गया तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। हाँ, तुम तेज चल रहे थे तो सिर्फ फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ सर, ऐसे तो सर बहुत तेज चल रहे होंगे तो फ्रिक्शन मान लो वहां पे स्किड करा दिया गाड़ी को, तो तब देखते हो जैसे ही बहुत ज्यादा शार्प टर्न होता है कहीं हाईवे पर तो लिख देते हैं आगे सावधान तीव्र मोड़ है, और नहीं मोड़ लिखा होता है तो लिखा होता है आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र। और ये दोनों नहीं लिखा होता है तो देखो जहां पे तीव्र टर्न होता है, क्योंकि हाईवे पे तो लोग तेज चलेंगे, जहां पे टर्न होता है वहां पे लोग पलटी खा के गिरते रहते हैं। सर हमने ऐसा देखा है कि जहां पे रोड होता है टेढ़ा, मतलब टर्न ले रहा होता है हाईवे पे, उसको बाहर से थोड़ा उठा देते हैं। यस सर, बाहर से क्यों उठा देते हैं, क्योंकि साइकिलिस्ट अगर हो तो खुद को मोड़ ले, लेकिन कार तो अपने आप को मोड़ नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं कार चल रहा अपने आप को ऐसे उठा लिया, हाँ सर कार तो अपने आप को नहीं मोड़ रहा, तो हम रोड को ही मोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि मान लो ये कार है और वी वेलोसिटी से ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो हम क्या करते हैं, कार मतलब रास्ता है, ये रास्ता है तुम्हारा, ये रास्ता है तुम्हारा, ये रास्ता है तुम्हारा, रास्ता का आउटर एज में एच हाइट से उठा देता हूं, ये है विड्थ रास्ते का, ये रास्ते की विड्थ, विड्थ, और ये है आगे एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आगे कितना हाइट उठा दिया। उससे क्या होगा, रास्ता ही टेढ़ा हो गया, तो रास्ते का नॉर्मल इस कार पे लग के इसको बचा ले। अरे हाँ, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में साइक्लिस्ट खुद बेंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद बेंड नहीं हो सकता, कार थोड़ी ना खुद बेंड होगा। तो हम नॉर्मल से रास्ते को ही टेढ़ा कर देते, मान लो एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो एन का कंपोनेंट एक कार पर ऊपर लग सकता है एन कॉस थीटा, और नीचे लग जाता है एम जी, और सेंटर की तरफ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग जाएगा एन साइन थीटा, और बाहर की तरफ फोर्स लगेगा आपका, देखो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बी आर, एम बी स्क्वायर बी आर, तो बाहर से सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बी आर, ऊपर अंदर की तरफ एन साइन थीटा बराबर बाहर की तरफ फोर्स लगा आपका एम बी स्क्वायर बी आर, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स लगा आपका एम जी। इसको आप डिवाइड करेंगे, जैसे आप डिवाइड करेंगे, जैसे आप डिवाइड करेंगे, एन से एन कट गया तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर जी, तो v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, एकदम सेम एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आया है क्या। हाँ सर, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जैसा ही एकदम आ गया। अब क्यों आ गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जैसा, बताओ तो क्यों आ गया, आप बताओ। इसलिए आ गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जैसा, इसीलिए आ गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जैसा, क्योंकि साइक्लिस्ट खुद अपने आप को बेंड कर रहा था वर्टिकल से, यहाँ पे रास्ता टेढ़ा कर दिया। और इसमें एक और चीज पूछा जाता है क्या, कि आउटर साइड से सरफेस को कितना एलिवेट किया, तो tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी लिख सकते हैं, यहाँ पे एच बाई बी लिख सकते हो, यहाँ पे तुमको आउटर रास्ते का एलिवेशन बता देगा, मैक्सिमम से वेलोसिटी आ गया, तो ये तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जैसा हो गया एकदम। यस,
और ये रोड टेढ़ा है, 3 डिग्री डायग्राम में अज्यूम करना ये, नहीं तो गूगल पे एक फोटो देख लें तो मुझे समझ आ जाएगा कि मास्टर ने सही बनाया। ठीक है, ठीक है, बोलो इसमें ये चीज आपको समझ में आएगी। ये तो आया सर जी। अब है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ, मोशन ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड। रफ बैंक रोड मतलब रफ भी है और बैंक भी है, तो दोनों क्यों कर दिया? अबे रफ और बैंक दोनों करते कि दोनों सेफ रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो मान लो ये तुम्हारा रास्ता था, रास्ता थीटा एंगल पे एलिवेट कर दिया है और ऐसे तुम चल रहे हो, देखो ना ये तुम्हारा रोड है, ऐसे तुम घूम रहे हो तो सर्कुलर पाथ तुम्हारा कुछ ऐसा रहा होगा, यहां पे सेंटर है, ये तुम्हारा कार है जो चल रहा है। अब इस पर मान लीजिए कि मैं नॉर्मल दिखाऊं तो नॉर्मल तो मैं इधर ही दिखाऊंगा सर। एमजी कहां दिखाएगा? एमजी वर्टिकल दिखेगा, एमजी इधर उधर थोड़ी ना जाता है, एमजी वर्टिकल दिखेगा। और सेंटर से बाहर की तरफ इधर फोर्स लगेगा आपका एम वी स्क्वायर भी, अगर वी स्पीड से चल रहा है तो mg साइन थीटा इसका नीचे लगेगा, हाँ सर mg साइन थीटा नीचे लगेगा। और अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे आप थीटा बोल सकते हो। फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ क्यों लगेगा? मान लो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो और रास्ता टेढ़ा कर दिया, जो से ज्यादा तुम सेफ होगा, रास्ता टेढ़ा कर दिया तो इंक्लाइन कर दिया, रास्ता टेढ़ा कर दिया तो इसको नीचे की तरफ स्लिट करने की टेंडेंसी होगी। हाँ सर, तेज चल रहे होंगे तो तेज चल रहे होंगे तो ये एम बी स्क्वायर भी आर, क्या रास्ते के आउटर सरफेस से ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल पे इधर फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर भी आर। अब मान लो कि तुम एकदम धीरे धीरे चल रहे हो, एकदम धीरे धीरे चल रहे हो बेटा, एकदम धीरे धीरे लल्लू राम की तरह चल रहे हो, स्पीड कम तो ये एम बी स्क्वायर भी आर कम, हाँ सर एम बी स्क्वायर भी आर कम। अगर एम बी स्क्वायर भी आर कम तो एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग हुआ नीचे स्किड कराएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। लेकिन अगर तुम इसको स्पीड बढ़ा दिए तो इसका स्पीड बढ़ा के एकदम मैक्सिमम मैक्सिमम एकदम तेज कर दिया, तेज कर दिया तो उसी इंस्टेंट पर बाहर की तरफ इतना ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा कि बाहर की तरफ स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी। फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी के अपोजिट लगता है, फ्रिक्शन तुरंत से अपना नेचर चेंज करके नीचे की तरफ चला जाए। अगर आप रोड पे बहुत तेज चल रहे हो, अरे बड़ा सिंपल है, कार नहीं है मेरे पास, देखो घर खाली हो गया, दूसरी जगह जा रहे हैं तो अभी सामान है नहीं तो सिखाता तुम्हें, ये इंक्लाइंड और इंक्लाइंड पे ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे चल रहा है बहुत तेज चल रहा है तो बाहर की तरफ इतना फोर्स होगा कि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट बाहर की तरफ इधर आएगा, हाँ वो बहुत ज्यादा है तो स्किडिंग की टेंडेंसी ऊपर, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग तुम्हारा बाहर की तरफ है तो नीचे की तरफ उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब लिखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखो, एम बी स्क्वायर बाई आर मैक्सिमम वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पे तुम कह सकते हो, यहां पे कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका कंपोनेंट अगर मैं रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, ये इधर लाओ, बताओ एम बी स्क्वायर बी आर का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिया है तो इधर कितना आएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और एम जी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? सर एम जी कॉस थीटा हम जानते हैं, एम जी कॉस थीटा, क्या मैं इसको नॉर्मल के बराबर रख दूं? हाँ सर। अब नॉर्मल की वैल्यू यहां पे फ्रिक्शन में रखो, फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू एन के बराबर। मैं अगर तुमको लिखूं, ये तुमने इक्वेशन लिखा, हाँ सर, यही इक्वेशन में कॉपी करके यहां लिखूं और यहां पे रख दूं फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, पुट एन फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से एन की वैल्यू इसमें रख दो। जैसे इस इक्वेशन 2 से एन की वैल्यू इसमें रखोगे, यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करके मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये आ जाएगा, क्या आ जाता है रुको तुमको बताता हूं, आर जी tan थीटा प्लस म्यू इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये नीट 2015 में पूछा हुआ सवाल है सर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता दीजिए, वो तुम खुद करोगे, सॉल्व करोगे, वही मैं इसलिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन सवाल अगर नीट में आए आपको डायरेक्टली ये याद टर्म होना चाहिए, नहीं भी याद है एटलीस्ट तो तुमको करना आना चाहिए। दूसरी बात, इसकी डायमेंशन एनालिसिस सीख लो। डायमेंशन एनालिसिस किधर? लेफ्ट साइड में क्या है सर? स्पीड, तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? स्पीड। देखो ये रेडियस एल और एक्सीलरेशन होता है एल टी माइनस टू, ये स्पीड का डायमेंशन है, और म्यू और tan थीटा दोनों डायमेंशनलेस। हाँ, अब पीछे चल के थोड़ा विजुअलाइज करो कि जब मैंने तुमको केस बताया था तो एक जगह म्यू डायमेंशनलेस रूट आर जी वेलोसिटी, एक जगह म्यू tan थीटा डायमेंशनलेस रूट आर जी वेलोसिटी। उसी तरीके से तुम यहां नहीं देख सकते हो कि रूट आर जी तुम्हारा वेलोसिटी और म्यू और tan थीटा दोनों है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है।
नीट में जब ये सवाल दिया था तो ये वाले टर्म सेम थे, उसने आरजी को ऐसे लिखा आर बाई जी और ये टर्म सेम है, तो ये कभी आंसर ही नहीं हो सकता क्योंकि रूट आरजी वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी बराबर ये लिख दिया था। और तो देख लेना और कमेंट करके बताना यस सर वेरीफाइड, आप एकदम सही कह रहे हो सर, ये बहुत गलत किया है। देख दूसरा ऑप्शन था आर स्क्वायर बाई जी और तीसरा ऑप्शन था जी बाई आर स्क्वायर, तो चार ऑप्शन डायमेंशनली गलत थे। अगर तुम इसको एफबीडी बना के सॉल्व करके और डिराइव करने चले गए तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, बताओ कि तुम बेवकूफ हो कि नहीं। हाँ सर हमको ड्राइव नहीं करना चाहिए सर, हमको तो साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। अब नीट में अगर ऐसा सवाल आया, उसने चार ऑप्शन कुछ इस तरह से अरेंज करके दिए कि साफ साफ देख के पता चल रहा है कि चार ऑप्शन में वेलोसिटी की डायमेंशन और वेलोसिटी पूछी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अब इसको एमआर स्टार से फील करो, तो पहला एमआर स्टार समझना कैसा रोड है ये, रफ और बैंक्ड, मतलब थीटा भी है और म्यू भी है। अगर मान लो थीटा नहीं होता, जीरो होता, मतलब थीटा जीरो होता, तो सर बैंकिंग नहीं है, सिर्फ रफ है। और सिर्फ रफ के केस में क्या फ्रिक्शन उसको बचाएगा? हाँ, तो फ्रिक्शन बचाएगा तो वेलोसिटी आनी चाहिए आरजी इंटू म्यू। अब थीटा जीरो रख के देखो आरजी इंटू म्यू आ रहा है कि नहीं, रखो थीटा जीरो रखो, टेन जीरो क्या हो जाता है सर, टेन जीरो जीरो, तो यहाँ पे बचेगा म्यू, और यहाँ पे टेन जीरो क्या हो जाता है जीरो, म्यू इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पे बचेगा म्यू, म्यू आरजी, देखो आंसर। अब अगर मैं ये बोलूं कि म्यू जीरो है, दूसरा एम स्टार से समझो, म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो तो सिर्फ बैंड है, बैक में तो हमने देखा सर आरजी टेन थीटा आया था, तो देखो देखो कैसे ये आरजी टेन थीटा आ गया, तो इसमें तो मजा आ गया मास्टर। यस, एक और इसमें डिस्कशन है क्या, ये तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी, मिनिमम सेव वेलोसिटी भी होता है। तो मिनिमम मतलब अगर तुम बहुत धीरे चलोगे तो फ्रिक्शन ऊपर लग के रोकेगा, लेकिन इतना धीरे कर दिए कार को कि जाके खड़ा कर दिए, तो भाई ढलान है वो ढह जाएगा नीचे। बैंक रोड पे अगर कार को तुम चला नहीं रहो, खड़ा कर दियो तो नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो मिनिमम सेव वेलोसिटी भी निकालते हैं। सर मिनिमम कैसे निकालेंगे, फिर फ्रिक्शन ऊपर करके, आंसर एकदम सेम आता है। मिनिमम में ये वैल्यू कम आनी चाहिए। अब इस वैल्यू को सेम पैटर्न में कम कैसे करोगे, ये माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो। ऊपर माइनस करने से क्या ये टर्म कम हो गया, और नीचे बड़ा वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो टर्म बड़ा वैल्यू से डिवाइड करने पे और कम हो गया। तो मैक्सिमम में क्या होता है कि बड़ा करना है, तो बड़ा करना तो ऊपर वाला टर्म ज्यादा, नीचे वाला कम, देखो बड़ा हो गया। और मिनिमम करना है तो ये आ गया, देखो मैक्सिमम मिनिमम दोनों का केस बहुत अच्छे समझ आएगी नहीं। अच्छा ये डायग्राम में हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो कि सर ये सेंटर यहां कैसे है, मुझे पता है। आप क्या करना, एक बार गूगल से एक डायग्राम इमेज उठा लेना बैंकिंग रोड का और देखना सेंटर कैसे बना है, एक वीडियो देख लेना। मतलब लाइव क्लास में तो वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है ना बेटा, ठीक है। चलो अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखो क्या पूछा है, जनवरी 29 2023 का सवाल है जेई मेन का। देखो, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विथ रेडियस 50 सेंटीमीटर, क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विथ रेडियस 50 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी इफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज इतना। इसने तुमको क्या बोला है, कार मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विथ रेडियस इतना, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी, एंगल नहीं दिया ना, रफ रोड है ये, हॉरिजॉन्टल रफ रोड है ये, मतलब कर्व्ड मतलब बैंक्ड नहीं है, कर्व्ड, कर्व्ड मतलब ऐसे सर्कुलर, ये सर बैंक्ड नहीं है, सर्कुलर रोड है, ठीक है। तो बताओ क्या करना, कुछ नहीं, बी बराबर कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, रूट अंडर म्यू आर जी, तुम्हारा सीधा आंसर आएगा। म्यू आर जी रख दो, आंसर थर्ड यहाँ पे दिया हुआ, ये आंसर है, मैं निकाल ही देता हूँ। चलो तुमको क्या करोगे, 34/10, क्योंकि रूट 3 4 है, आर की वैल्यू बोलो, आर की वैल्यू कहाँ है 50 और जी की वैल्यू 10, तो ये कट गया। अब ये तुम्हारा आ गया 34, मतलब तुम्हारा 100 गुणा हाफ, रूट 34 13 के आसपास आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा 13 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg, एक चाइल्ड है 5 kg का, गोइंग राउंड अ मैरी गो राउंड दैट मेक्स 1 रिवोल्यूशन इन इतना सेकेंड, एक रिवोल्यूशन का टाइम दिया है, तो टाइम पीरियड हो गया ना बे, 3.14 सेकंड मतलब पाई सेकंड, पाई सेकंड इसका टाइम पीरियड है। रेडियस ऑफ द मैरी गो राउंड इज 2 मीटर, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चाइल्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, एम बी स्क्वायर भी यार, मास बोलो सर, मास 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 5 kg, स्पीड बोलो सर, स्पीड ही तो नहीं दिया, रेडियस दिया है, अच्छा ठीक है, तो इसको हम ये से लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम को रहने दो, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू आर, मास बोलो सर, मास 5 kg एंड टू 2 पाई, और टाइम पीरियड तुमको 3.14 दिया, एक रोटेशन का जो टाइम है वही तो टाइम पीरियड होता है, का होल स्क्वायर इंटू आर, पाई से पाई कट गया, 2 का होल स्क्वायर 4,
तो 5 गुना 4, रेडियस बोलो 2 मीटर, रेडियस बोलो 2 मीटर, 5 चौक 20, 20 गुना 40, 40 न्यूटन आंसर। मुश्किल से 1.5 मिनट लगा होगा, हमने जेईई मेन के 2 सवाल कर लिए। और तू ऐसे करता जा, ऐसे करता जा। अभी जेईई मेन 2022 का सवाल है, पहले सवाल पढ़ो ये क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि स्मूथ कर्व्ड ग्रोव हैज स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन इन अ फिगर, ब्लॉक ऑफ मास m moves against the wall with a speed v, which of the following curve represent the corresponding relation between normal reaction on the block by the wall मतलब ये सरफेस। अब ये स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन इसमें नहीं है, और ये जो बॉल है वो बैंक भी नहीं हो सकता, बेंडिंग वाली बात नहीं है, बैंक रोड नहीं है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट नहीं है, ये ऐसे ही चल रहा है। तो सेंटर से तुम देखोगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। v स्पीड है, मान लो रेडियस r है, तो बाहर की तरफ mv स्क्वायर r लगेगा, लेकिन नॉर्मल तो ऊपर है। और वाह क्या सुंदर डायग्राम बनाया मैंने, mg नीचे, तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो नॉर्मल और mg का कोई रोल ही नहीं है। इसको बैलेंस कौन करेगा? दीवार पे जाके इस mv स्क्वायर से आप बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो दीवार इस पर नॉर्मल लगेगा वॉल का, ये ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर है, ये ग्राउंड की वजह से है। ऐसे ऐसे दो सरफेस है ऐसे अरे थरिया देख तो थरिया समझ तो, थाली। अब मेरे पास पूजा वाला थाली है, मैं तुमको थोड़ा बताता हूँ। थाली समझ तो, ये थाली जैसा है, देखो थरिया, बताओ थरिया ओपी कर दो। अब देखो यहां पे ये जो सरफेस है ये ऐसे उठा हुआ है, वर्टिकल है, अब ऐसे चल रहा है। दो ग्राउंड हो गए, दो सरफेस हो, ग्राउंड वाला सरफेस नॉर्मल ऊपर और थाली वाला अंदर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये n बराबर तेरा आ जाएगा, वॉल की वजह से जो नॉर्मल लगा है वो mv स्क्वायर बार को बैलेंस करेगा। बस खत्म हो गया, इतना ही है बस। क्या पूछा है? n और v के बीच कौन सा ग्राफ होगा? तो मास और रेडियस तो कांस्टेंट है, तो n इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो n और v के साथ ग्राफ बनाओगे तो तुम देख रहे हो कि y एक्सिस पे तुम्हारा n आ गया और x एक्सिस पे v रखा है, तो x का स्क्वायर आ गया, मतलब पैराबोला। v n और v स्क्वायर का ग्राफ बनता तो स्ट्रेट बन सकता था। बताओ थरिया में मजा आ गया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, थरिया थरिया। कोनिकल पेंडुलम अभी बताता हूं थोड़ा सा, कोनिकल पेंडुलम भी बताता हूं तुम्हें। एक एक सवाल को गर्दा उड़ाते हुए चलते हैं बे। अरे बाप रे कितने सवाल ले लिए मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये ईयर नहीं लिखा, ये सारे सवाल नीट के हैं, ठीक है, ये सारे सवाल नीट के। एक बार नीट का गर्दा उड़ा देते। कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कोनिकल ट्रैक ऑफ रेडियस इतना मीटर विद कांस्टेंट स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज इतना, देन स्पीड ऑफ द कार में भी, स्पीड ऑफ द कार होता है रूट अंडर म्यू आर जी। एंगल नहीं दिया ना, म्यू दिया तो म्यू बचाएगा। अब म्यू की वैल्यू बोल, म्यू 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 0.45 मतलब 45/100। आर बोल भाई, आर है तेरा 2.2 किलोमीटर, इस वाला 2/10 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, जी की वैल्यू 10। तो डबल जीरो से ये एक 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो ये आएगा 45 में 90 900, मतलब 30 मीटर पर सेकंड उसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। तो 30 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, तो 30 हो सकती, हाँ 20 हो सकती, हाँ 40 नहीं हो सकती, 15 हो सकती। तो क्या बोला है? with constant speed the car moving in horizontal track of radius with a constant speed constant friction with tire and car road then speed of the car may be, ये may not be पूछना था इसको, कार मे नॉट बी कौन सा स्पीड नहीं हो सकता। भाई तुम्हारा मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया? देखो 45 दूना 90 30 आएगा, तो 30 हो सकता है, हाँ 15 भी हो सकता है, क्योंकि कम से तो चल ही जाएगा ना, सेफ वेलोसिटी कम रखोगे तो बाहर की तरफ कम फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा। 40 नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से मे नॉट पूछा था, चौथा आंसर। नेक्स्ट देखो, a bus turns the slippery road having coefficient of friction इतना with a speed इतना, then minimum radius that arc which bus turns v बराबर रूट अंडर म्यू आर जी। यहां पे तुम्हें स्पीड पूछा है, म्यू दे दिया, आर दे दिया, जी दे दिया, कितना मिनिमम स्पीड से टर्न लेना है, सॉरी नहीं स्पीड दे दिया, कितने रेडियस में टर्न लेना है, तो आर निकाल दो, यहां से स्पीड दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड चले, स्पीड दिया है, एकदम आसानी से सवाल सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखो, block of mass 10 kg in a contact against the inner wall of the hollow cylinder, drum of radius 1 मीटर। बताओ डेप्थ वेल करा दिया तुम्हें, डेप्थ वेल का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट डेप्थ वेल का सवाल है। नेक्स्ट देखो, बॉय सिटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और जॉय व्हील, वही वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्क प्रॉब्लम सीधा वही देखो ना। A boy sitting on the horizontal platform, with a distance 5 meter from the center, the wheel begins to rotate with an angular speed 1 radian per second, then जो है just slip, मतलब उस ओमेगा पे स्लिप करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सवाल है, दिखा देता हूं तुम्हें,
चल भाई सवाल दिखा दे इसको, सवाल दिखा दे इसको, ये वाला सवाल है। ओमेगा की वैल्यू तुमको दे दी है, ये रहा ओमेगा की वैल्यू दे दी है, म्यू पूछा है, बताओ किया हमने अच्छे से? हाँ सर किया है, बहुत बढ़िया से किया है, बहुत बढ़िया से किया है। चल आगे देख, रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस एज गो राउंड द टॉप ऑफ द हिल whose radius of the curvature इतना, then speed of the car at the top of the hill is, मतलब मैरी गो राउंड मतलब ऐसा वर्टिकल पाथ होता है जिसपे घूम रहा होते बैठ के, जैसे मैं यहाँ पे बैठू, वेटलेसनेस कब फील होगा? जब इस पर नॉर्मल जीरो हो जाए, ऊपर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर नीचे एम जी बैलेंस हो जाए। अब वेटलेसनेस मतलब होता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं हवा में तो नॉर्मल जीरो हो जाता है तो वेटलेसनेस फील करता है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा तुम्हारा एम से एम कटेगा रूट अंडर आर जी, बहुत आसान है, v बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आर जी। नेक्स्ट है ग्रामोफोन रिकॉर्डर, वही डिस्क क्वाइन प्रॉब्लम, डिस्क क्वाइन प्रॉब्लम से भी इसको जानते हैं, अभी अभी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी एम मास को रख दो वही है, सेम वही है डिट्टो। कार ऑफ द मास एम मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर म्यू जी रूट अंडर म्यू आर जी, मास तो आता नहीं स्पीड में, मास क्या करेगा, म्यू आर जी होना चाहिए था, म्यू आर जी होना चाहिए था, ये आंसर आ गया, पढ़ के देख ले ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देख, कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना विद कांस्टेंट स्पीड विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे यार इसको डिलीट कर दो, एक दो सवाल कई बार रिपीट हो गए बेटा क्योंकि रिपीटेड आए हैं एग्जाम में, क्योंकि रिपीटेड एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब ये सवाल पूछते कि कार चल रहा है, बताओ ए पे और सी पे नॉर्मल कहां ज्यादा होगा? सुनो, यहाँ पे कार चल रहा है v स्पीड से और यहाँ कार चल रहा है v स्पीड से, एक बात बताओ जिसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, हाँ रामलाल के रिस्पेक्ट में नीचे mg और नीचे सेंटर के बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, बोलो यस और नो। और यहां पे नॉर्मल ऊपर और ये सर्कुलर पाथ है तो mg नीचे, mg तो हमेशा नीचे, सर्कुलर पाथ के ऊपर mv स्क्वायर बाई आर, यहां पे तुम्हारा n बराबर आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे नॉर्मल कम है और यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा है, बी पे नॉर्मल मैक्सिमम हो, ए पे तो नॉर्मल mg के बराबर हो, एन पे तो नॉर्मल क्या होगा सीधा mg के बराबर क्योंकि स्ट्रेट पाथ, एन पे नॉर्मल क्या हो जाएगा mg के बराबर क्योंकि स्ट्रेट पाथ। बॉय इज सिटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉयविल, ये अभी कर लिया हमने, ये सवाल हमने किया था, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं इसको हटा देता हूँ। तो ये सारे सवाल एकदम आसान है, ये देखिए ये सवाल देखिए, a cyclist riding on a bicycle with a speed 14 meter per second takes a turn around a circular radius इतना without skidding, what is the inclination of the vertical, tan theta is equal to v square by rg, क्योंकि v बराबर रूट अंडर rg निकाला था, tan थीटा आपको निकालना है तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर, v कितना है 14 रूट 3, मतलब 14 रूट 3 मल्टीप्लाई 14 रूट 3, दो बार स्पीड लिखेंगे v का स्क्वायर, r बताइए रेडियस 20 रूट 3, g बताइए g 10 होता है। अब देखिए ध्यान से, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, 14 गुना 14 लगभग होगा 296, नहीं 196, 14 गुना 14 196 इंटू रूट 3 बराबर 20 गुना 2 200, अब अगर ये जी को 10 रखा है तब 200, 9.8 रखते तो ये भी 200 से थोड़ा कम आता और ये 200 से कम कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा लगभग लगभग रूट 3, मतलब tan थीटा रूट 3 तो थीटा 60 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर आ गया। A car of 800 kg taking turns on the bank road of radius इतना, angle of banking इतना, coefficient of static friction इतना, maximum safe velocity of the car, देखो ये पूरा ही पूछ लिया, पूरा ही तगड़ा तरीके से पूछ लिया, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अभी निकाला तुमने, रफ रोड भी और बैंक्ड भी है तो रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये पूरा ही लगाना पड़ेगा, ये कराया आपको। नेक्स्ट देखिए, man carrying a monkey as his shoulder does cycling smoothly on the circular track of radius 9 meter completing 120 revolution in a 3 minute। अब यहां से तुमको 120 रोटेशन किया 3 मिनट में, तो एक रोटेशन का टाइम निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एसिलेशन इज, सेंट्रीपिटल एसिलेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा को लिख दोगे आप 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर इनटू रेडियस आर, सिर्फ एसिलेशन पूछा, क्या पूछा है, सिर्फ एसिलेशन पूछा है, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, ball of mass 0.5 kg attached to the string of length 50 centimeter, ball is rotated on the horizontal circular path about a vertical axis, maximum tension that string can bear a 400 newton, then maximum possible value of the angular velocity of the ball is, अबे यार T is equal to m omega square r हो गया, horizontal circular path पे घूम रहा है, horizontal circular track, पहला ही सवाल जो कराया था वही है। अब बोला कि मैक्सिमम टेंशन सिर्फ 400 हो सकता है, 400 मैक्सिमम टेंशन बराबर मास m ओमेगा मैक्सिमम का होल स्क्वायर इनटू रेडियस आर, ये 400 मास बोल 0.5 मतलब 5/10, ओमेगा मैक्सिमम का होल स्क्वायर रेडियस बोलो 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
ये इसको 10 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 800, 400 गुना 200, 800, 8000 इज इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, 16 25 80, तो ये हो गया तुम्हारा 16, 1600 बराबर ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा का होल स्क्वायर 400 आ जाएगा। एक मिनट, क्या पूछा है फिर? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, तो रूट अंडर 1600 करोगे ना, तो 40 आ गया आंसर। 1600 थोड़ी ना होगा, 40 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। रूट अंडर 1600, 16 का रूट 4 और 100 का रूट 10, 40। बताओ नेक्स्ट देखो क्या हुआ। A stone of makes 900 gram tied to the string and moves in a vertical circle of radius 1 meter. Taking 10 rpm, मतलब ये फ्रीक्वेंसी तुमको दिया है 10 rpm, ऐसा यूनिट में हो जाएगा 10 रिवोल्यूशन पर मिनट, पर सेकेंड क्या हो जाएगा rpm बटा 60 से नीचे डिवाइड कर दो। 10 मिनट में इतना किया है तो पर सेकेंड तो 10 बटा आर होगा ना, पर मिनट, एक मिनट में इतना है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 60 से डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी आएगा। टेंशन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट। अब देखो समझो, एक रस्सी से हमने स्टोन को बांधा और उसको वर्टिकल सर्कुलर पे ऐसे घुमा रहे हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन, जब स्टोन अपने लोएस्ट पोजीशन पे तो उसकी स्पीड भी, रस्सी में टेंशन टी ऊपर, नीचे mg, नीचे क्या हो जाए mg, और रामलाल के स्पीड में बनाओगे तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है सर, एम बी स्क्वायर आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वेलोसिटी नहीं दिया है। अब रामलाल लिखेगा ऊपर टी और नीचे mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा को लिख लो 2 पाई f, तो यहां से f पुट करके, f दिया हुआ सवाल में, f पुट करके ओमेगा निकालो, ओमेगा पूरा करके ये टेंशन आ जाएगा। बॉटम पॉइंट पे था। एक एक चीज देखो कितना डिटेल में करा दिया, जेई मेन तुम्हारा 5 साल का पूरा करा दिया, नीट 5 साल 10 साल का पूरा करा दिया। व्हीकल ऑफ मास 200 kg मूविंग ऑन अ लेवल्ड कर्व्ड रोड, मतलब लेवल्ड सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस इतना, विथ इतना रेडियन पर सेकंड, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बोलिए तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एमबी स्क्वायर भी यार, इतना फोर्स चाहिए, सीधा कर लो। स्पीड ओमेगा दिया है तो इससे नहीं होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बता एम कितना है 200, देखो कितना आसान चीजें पूछते, ओमेगा कितना है 0.2, मतलब 2/10 का होल स्क्वायर, मतलब 4/100, और रेडियस देख 70 मीटर, 70, डबल जीरो से डबल जीरो काट गया, 7 4 दूना 8, 8 गुना 70 तो 8 7 56, 560, 560, यही तो आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई रूट रूट नहीं, सीधा 560 न्यूटन। देख रहे हो ये सवाल पूछे हुए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, बॉयज टाइड अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इन 2 मीटर लेंथ, स्ट्रिंग विशेष टू राउंड और हॉरिजॉन्टल प्लेन से घूम रहा है, विस्तार द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 800 न्यूटन, द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच द स्टोन कैन रिवॉल्व k by pi रिवॉल्यूशन पर मिनट, देन वैल्यू ऑफ k विल बी, भाई t बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f का होल स्क्वायर इनटू r, टेंशन हमको दिया है, यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी को रिवॉल्यूशन पर मिनट में रख दो, उससे कंपेयर कर दो, आंसर भी मैंने मार्क कर दिया, थर्ड है आंसर। देखो द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ सेम मास इन द रेशियो 3:4, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो पाथ का दिया हुआ है 3:4, then in order to have constant centripetal force the velocity will be, अच्छा दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होना चाहिए, mb स्क्वायर बाई r बराबर b स्क्वायर बाई r, ठीक है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टू पाथ ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ सेम मास, हाँ वही मैं ढूंढ रहा था, सेम मास आर इन द रेशियो, तो मास सेम है, रेडियस का रेशियो दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने सेम कर दिया, लिखा है ना कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, एम से एम कट गया, ये v1 r1 v2 r2, हमसे पूछा है कि v1 बटा v2 का होल स्क्वायर, इस v2 को नीचे लो, v1 बटा v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाई r2, r1 बाई r2 का रेशियो दिया है 3/4, तो 3/4 स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो v1 बाई v2 आ गया तुम्हारा रूट अंडर 3/4, रूट तो रूट 3 रहेगा, 4 को रूट 4 को 2 लिख सकते, रूट 3/2 इज आंसर। नेक्स्ट देखिए, a disk rotates about the axis of symmetry in a horizontal plane, steady rate of 3.5 meter revolution per second, point place, देखो डिस्क वाली प्रॉब्लम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर तुम्हारा चौथा दिया हुआ है। Block of 200 gram mass moves with a uniform speed on a horizontal circular globe with vertical side walls of radius 20 cm, then block takes 40 seconds to complete one rotation, तो टाइम पीरियड तुम्हारा 40 आ गया, ओमेगा तुम लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, हाँ। अब इस पे बाहर की तरफ जो m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है, ओमेगा पुट करके निकाल देना, वही तो तुम्हारा नॉर्मल देगा वर्टिकल वॉल का, क्या बोला है, द नॉर्मल फोर्स ऑन द साइड वर्टिकल वॉल, ये वाला सवाल हो गया, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द साइड वर्टिकल वॉल, ये वाला सवाल हो गया, आगे रे, ये वाला सवाल हो गया सीधा, नॉर्मल फोर्स बराबर एम बी स्क्वायर दिया। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है और वहां पे तुमसे क्या बोला है, अच्छा ऊपर का ये कहाँ पहुंचेगा,
अच्छा ये ऊपर नीचे ही है, अरे यार नीचे से सॉल्व करके ऊपर आ गया ना, ये देखना ये यहाँ है ये देख, ये यहाँ है देख, ये 29 नंबर सवाल और ये इसकी बात कर रहा था। देखो खत्म कर दिया नीट 2021, दूसरा आंसर आ जाएगा, बस फॉर्मूला रखना है। ठीक है, ये आ गए, ये मैं करा चुका हूँ, ये पूरा खत्म कर दिया। मतलब कितने सवाल कर दिए भाई, पढ़ाते हुए मैंने जो सवाल करे हैं वो तो सारे नोट्स में आपको लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 तो पढ़ाते हुए केस कराया आपको। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 करा दिए मैंने आपको वैसे। ठीक है, एकदम धुआंधार तरीके से डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें करा दी, एकदम डिटेल। अब सर्कुलर में एक केस बनता है कोनिकल पेंडुलम, उसको समझ लीजिए। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जैसे एक होता है सिंपल पेंडुलम, ऐसे ऐसे घूमता है। कोनिकल पेंडुलम में क्या करते हैं, एल लेंथ की रस्सी ली मैंने, एम मास का ऑब्जेक्ट लिया और उसको वी नॉट स्पीड से इस होरिजेंटल सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे घुमाते, ये ऐसे, ये थीटा एंगल है, ये तुम्हारा सेंटर, ऐसे ऐसे घुमाते, ये कोनिकल पेंडुलम है। फिर इसमें क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, लॉज ऑफ मोशन में जो मैकेनिक्स के कंसेप्ट होते हैं वही लगाने हैं। मान लो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो सबसे पहली बात, इसका रेडियस एल नहीं है, रेडियस आर। हाँ सर, आर तो हमको दिया नहीं सर, एल दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल लेंगे। उसके बाद वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पे से घूम रहा है, तो सबसे पहले बताओ इसी पर बैठ के एपीडी बनाओगे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बी आर लगेगा। हाँ सर, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बी आर लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के एम जी लगेगा। हाँ सर, रस्सी में टेंशन टी है, टेंशन का कंपोनेंट थीटा एंगल पे ऊपर लगेगा आपका टी कॉस थीटा, और सेंटर की तरफ लगेगा आपका टी साइन थीटा। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, टी साइन। बोलिए, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी बताइए। ये तो आसान लग लो मास्टर, हाँ कुछ नहीं करना, सेंटर की तरफ जो टी साइन थीटा है क्या वो एम वी स्क्वायर बाई एल को बैलेंस करेगा, हाँ। ऊपर की तरफ जो टी कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस करेगा, हाँ। तो अब क्या, कुछ नहीं, तुमको टेंशन चाहिए क्या, टेंशन चाहिए तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, टेंशन की वैल्यू होगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम बी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल का रूट। बस ये नीट 2000 जेई मेन 2026 में आया भी है, उसमें ये घूमने वाला नहीं है, वो उसमें सिंपल ऐसे मैंने तुमको क्लास में कराया वही है, बताओ क्लास में सवाल कराया था, याद करना, याद करना, या मैं पीपीटी निकाल के दिखा दूंगा अभी 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 तुमको जो सवाल कराया था। एम मास का ऑब्जेक्ट है, एफ फोर्स ऐसे लगा है, एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन बताओ, कराया था। ये जेई मेन 2026 में आया है, 2026 में 23 वाले सेट में। तो टी बराबर हो गया था रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, वही है इसमें, और क्या खास बात है। रामलाल में बैठा है तो रामलाल तो उसको रेस्ट में ही देख रहा है। तो वो जो तुम नहीं करते थे कार्ट हॉरिजॉन्टल एसिलेटिंग कार्ट वाला सवाल, वही तो हो गया ये, वही तो हो गया, और क्या है इसमें। अब इसमें क्या है कि कई बार तुमको ना यहाँ पे एल के टर्म्स में निकालो, रेडियस है, तो दोनों अलग अलग चीज है। तुमने यहाँ पे किसके टर्म्स में निकालना है, एल कैसे लिख दिया भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो आर है, आर आएगा यहाँ पे, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी छोड़ी, देखो एमबी स्क्वायर भी आर है। अब मान लो तुमको आर नहीं दिया हुआ है, तुमको आर नहीं दिया हुआ, तुमको क्या दिया हुआ है, रस्सी का लेंथ, आर कैसे निकालोगे। अगर ये थीटा है तो सीधा देखो ना भाई, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा क्या दिख रहा है आपको बताइए, इस ट्रायंगल में दिख रहा है साइन थीटा आर बाई एल। देखो साइन थीटा क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आर बाई एल, देखिए वहां से रिलेशन निकल जाएगा। अच्छा, इसमें टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए थोड़ा ये वाला फॉर्मूला उठाओ, ये वाला बताओ, जो टी साइन थीटा अंदर लग रहा है इस टेंशन का, एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, अंदर की तरफ टी साइन थीटा, क्या तुम टी साइन थीटा को लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सर लिख सकते हैं। अब टी को रहने दो, ये है तुम्हारा साइन थीटा बराबर एम, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू रेडियस, ठीक है। यहां से तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा, नीड हुआ तो बताओ, बोलो टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि नहीं,
टाइम पीरियड मतलब ओमेगा से निकाल सकते हो। अगर तुम ओमेगा निकाल पा रहे हो तो टाइम पीरियड तुम्हारा दौड़ के आएगा कि टाइम टाइम में आ गया, टाइम टाइम में आ गया। तो कंसेप्ट सीखो कैसे डील करते हैं। क्योंकि कोनिकल पेंडुलम है, तुम यहीं पर बैठ गए, तो यहीं पर बैठ गए तो तुमको ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब दो फोर्स है, टेंशन और mg जो पहले से लग रहा है, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमने बाहर लगाया, सबको बैलेंस कर लो, काम खत्म। समझ में आया? तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं। अच्छा एक चीज और रह गया यार, वो भी करा देता हूं। लिक्विड मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर में लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। एल लेंथ की लिक्विड है, टोटल एम मास फिल्ड है। इसको एंड से ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दो। ओ भाई साहब, एकदम आसान वाला कराता हूँ, जो नीट में आने की संभावना वही करूंगा। नीट में पूछा वो सवाल की ये बोला है कि बताओ कि पूरा लिक्विड यहां पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि मास पूरा यहां नहीं, मास तो यहां से यहां तक है। अगर तुम यहां पे जाओ किसी एक्स डिस्टेंस पर और छोटा सा डीएम मास कंसिडर करो, छोटा सा डीएम मास कंसिडर, उस डीएम मास पे फोर्स कितना लग रहा है? तो उस डीएम मास पे फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। उल्टा क्यों लिखे? कोई बात नहीं, तुम समझो ना क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है अगर तुम रामलाल यहीं पे बैठा हुआ है, रामलाल यहीं पे बैठा हुआ है, रामलाल बैठ के इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। हाँ सर, कितना लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इंटू डीएम, मास एम, ओमेगा तो सबका सेम है, इंटू रेडियस एक्स। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस डीएम को क्या लिख सकते हैं? तो देखो, टोटल एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल, तो डीएक्स लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा लगा था वहां, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आएगी एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू डीएम की वैल्यू बोलो एम बाई एल इंटू डीएक्स। यहां पे एम बाई एल और ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स इंटू डीएक्स आएगा। हाँ? ये छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब तुम्हें वो लगाना है कि एक्स में यहां से मास से लेकर के यहां तक कितना फोर्स लगा, तो एक्स की लिमिट 0 से एल रख दो, यहां से एक्स की लिमिट इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, 0 से एल रख दो। ये तुम्हारा आ गया फोर्स बराबर एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखोगे 0 से एल तक, ये आ गया तुम्हारा एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस 0/2। तो ये तुम्हारा आ गया, एल स्क्वायर से एल कट जाएगा, तो नीचे आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना लिक्विड पे लगा है वो कौन बैलेंस करेगा? यहाँ पे ये जो सरफेस है पीछे की तरफ फोर्स लगा के बैलेंस करेगा। हाफ एम नहीं, एक मिनट, ये नीचे आ गया, क्यों? एल से एल स्क्वायर कटेगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल तुम्हारा आंसर। बहुत आसान है। अच्छा इसको मैं इतना ना करके डायरेक्ट सोच सकते हैं। सर डायरेक्ट कैसे? एक काम करो, तुम ये छोटा सा फोर्स देखो और मुझे देख के बताओ, ये फोर्स में ये जो फोर्स है वो एक्स के लिनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये तो मास लिखा है तुमने ना, डिस्टेंस के लिनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ? जब भी कोई भी चीज लिनियरली प्रोपोर्शनल आता है तो उसका एवरेज वैल्यू इनिशियल माइनस फाइनल बाय 2। तो यहां से तक जो एवरेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा उसी का तो इंटीग्रेशन किया आपने। बताओ यहां पे एक जीरो रखोगे, जीरो, और सारा मास यहां मान लोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, एम ओमेगा स्क्वायर एल, दोनों को जोड़ दो बटा 2 आ जाए। नहीं समझ में आया? तुमको समझाया था मैंने बेसिक में, कोई भी चीज अगर लिनियरली प्रोपोर्शनल है तो इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करते एवरेज आ जाता है। तुम एवरेज यही तो निकालो कि पूरा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां से यहां तक, उस पर एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा है वही तो तुमने निकाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। बताओ समझ में आया? हाँ भाई साहब, 100% या 100 नहीं बोलता हूं मैं, नहीं 99 बोलता हूं, 99% जितना मैंने यकीन में पढ़ा है 2.2 सारे केस पढ़ा दिए, जाके नोट्स चेक करें, नोट्स चेक कर लीजिएगा और करके बताइएगा कराया है कि नहीं कराया। ठीक है, धन्यवाद सो मच, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। और जो पार्ट आपको जिसमें मजा है कमेंट करके